अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं रुशना ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज नजमुल साकिब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीन और हज़रात, नया हफ्ता है तो नए अच्छे मूड के साथ आगाज़ करें, क्योंकि इस हफ्ते में ईद उल अज़हा भी है और हज भी है। तो बड़ा अच्छा और पुरलुत्फ़ किस्म का ये हफ्ता है और इसको इसी तरीके से खुशी के साथ और अच्छे तरीके से बनाया। और अच्छी खबर साथ साथ ये भी है कि कल परसों से हो गई है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया। और मौसम आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही थी, लेकिन बाकायदा तौर पर कल पूरा दिन जिस तरीके से मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में बारिशों का सिलसिला जारी रहा, और ख़ास तौर पर मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो शाम के औकात में इस्लामाबाद में जो बारिश शुरू हुई, जो सुबह सहरी के वक्त तक बहुत तेज़ बारिश में तब्दील हो गई थी। और इतनी तेज़ बारिश थी कि आपकी जो हद निगाह है वो सिर्फ और सिर्फ चंद मीटर के फासले तक रह गई थी। तो ये सूरत हाल थी, जिसकी वजह से मौसम गर्मी का जो शिद्दत है वो टूट गई और आपका शिकवा दूर हो गया। जो आप पिछले 3-4 दिन से रोज कहते थे गर्मी गर्मी गर्मी, वो गर्मी गर्मी वाला जोर जो है वो टूट गया और मौसम बहुत अच्छा हो गया। आज सुबह ड्राइव करते आते वक्त भी काफी मजा आ रहा था, क्योंकि मौसम इतना खूबसूरत, इतना अच्छा था, बादल छाए हुए थे, बहुत खूबसूरत सुबह थी। और अभी भी ये इस्लामाबाद में बादल छाए हुए हैं, तो आपके शहरों की क्या सिचुएशन है ये हमें मालूम नहीं, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि इट्स प्रीटी गुड इन लाहौर, कराची, कोयटा, इवन बलाई इलाकों में बहुत अच्छा मौसम है। गिलगित के तो क्या कहने, वहाँ पर भी मौसम बहुत खूबसूरत हो गया। तो खुशियाँ मनाएं और इन दिनों को एंजॉय करें, हर लम्हे को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन अब ऑब्वियसली मौसम भी अच्छा हो गया, ईद भी आने वाली है, हज का भी दौरानिया चल रहा है, और वैसे भी फेस्टिविटी होती है जब ईद आती है। ईद उल अज़हा ख़ास तौर पर मंडियों का रुख हो रहा होता है। तो आज से ऑनवर्ड जितने दिन आपको मिलते हैं एंजॉय करने के लिए, इनको एंजॉय करें। बढ़ते हैं जी आज के दिन के हवाले से। ख़वातीन और हज़रात, आज 26 जून है और 26 जून को 2 अहम दिन है। पहले दिन के हवाले से हम बात करेंगे जो है मंशियात के इस्तेमाल और उसकी स्मगलिंग के रोकथाम के लिए। और ये दिन मनाने का मकसद ये है कि हम अपने सारे के सारे माशरे को, हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, जितने भी ममालिक बसते हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर इस दिन को मनाया जाता है ताकि मंशियात को रोका जा सके। ये जानलेवा है, ये जहर कातिल है और इसको ख़त्म किया जा सके। और 7 दिसंबर 1987 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद के ज़रिए इस दिन को मनाने का मकसद जो है वो फैसला किया गया। और दुनिया भर में अफराद, कम्युनिटीज़ और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से इस मसले के बेदारी में पैदा की जाने वाली बातें की जाती हैं और इस पर जोर दिया जाता है कि किसी भी सेहत के लिए और सेहत की देखभाल को यकीनी बनाने के लिए ये अमर ज़रूरी है कि मंशियात को रोका जाए। दुनिया भर में हेरोइन, कोकेन, चरस, भंग, आइस, क्रिस्टल मेथ और दीगर नशा आवर चीज़ों के इस्तेमाल से सालाना कई अफराद हलाक हो जाते हैं और जिसकी रोकथाम के लिए हर गवर्नमेंट काम कर रही है। उसी तरीके से पाकिस्तान की ANF फोर्स जो है, एंटी नार्कोटिक फोर्स जो है हमारी, वो भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। हमारी इवन ड्रग मिनिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिव है। और आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जब आप पहुँचते हैं, मोटरवे पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, वहाँ पर भी ANF के अफराद मौजूद होते हैं, इवन रोड्स पर भी होते हैं और बड़ी मकदार में मंशियात पर भी जो है वो काबू पाया जाता है। और कस्टम्स के हुकाम वो भी बहुत एक्टिव हैं ताकि गैर मुंतकली जो है वो ना हो सके, बिल्कुल भी यहाँ से किसी बॉर्डर एरिया क्रॉस करके दूसरे मुल्क ना जा सके और वहाँ से पाकिस्तान ना आ सके। लेकिन नजम, इसमें एक पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि आपका अपना सेल्फ कंट्रोल। अगर आप खुद इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करें, हम हर चीज़ में ये बात करते हैं, जब तक आप इंडिविजुअली खुद उस चीज़ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो तब तक उसकी रोकथाम भी मुमकिन नहीं है और बाकी जितने भी स्टेप्स हैं वो भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब तक आपका अपनी तरफ से ताउन नहीं होगा कोई फ़ायदा नहीं, बहुत सारी मुश्किलात हो सकती हैं। दिन की इंपॉर्टेंस के हवाले से बात करें तो आज जो दूसरी हम बात करेंगे और जो जिस हवाले से 26 जून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि तशद्दुद के ख़िलाफ़ भी आज का दिन जो है वो मनाया जा रहा है। और तशद्दुद बहुत सारी किस्मों में होता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद हो, या हम ये बोलते हैं कि किसी के ऊपर हाथ उठाना या किसी के ऊपर इस तरह का वायलेंस जो है वो ही सिर्फ वायलेंस में आता हो। इसकी बहुत सारी और किस्में भी हैं। आप किसी को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, किसी को ज़ुबान से कुछ इस तरह से बोल रहे हैं, या कोई चीज़ें आपको देखने में इस तरह से मिल रही है, तो वो सारी चीज़ें जो है वायलेंस में आती हैं। आज 26 जून जो है वो तशद्दुद के ख़िलाफ़ आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद ये है कि वो अफराद जो तशद्दुद से मुतासरा हैं उनकी बहाली, इंसाफ की फराहमी और इंसानों पर तशद्दुद के ख़ात्मे के हवाले से लोगों में शऊर बेदार किया जाए। और तमाम ही इंसानी माशरे में किसी न किसी सूरत में तशद्दुद हो रहा होता है और किसी न किसी सतह पर भी मौजूद होता है। शायद हम उन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करते, हमारे सामने जो लार्जर स्केल की चीज़ें होती हैं हम सिर्फ उन्हीं को रियलाइज़ करते हैं। तशद्दुद की कई इक़साम हैं, घरेलू तशद्दुद से लेकर आला ऐवानों तक पुरतशद्दुद वाक़यात रूनुमा होते हैं।
और बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं जिनको हम जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते। Yes. तशद्दुद के ख़िलाफ़ आलमी शऊर पैदा करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से 26 जून को तशद्दुद से मुतासरा अफराद की हिमायत के लिए आलमी दिन के तौर पर इस दिन को मनाया जाता है। किसी को तकलीफ़ देने के लिए, हक रास्ते से हटाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए जिस्मानी ताकत का इस्तेमाल किया जाए तो इसे तशद्दुद कहते हैं। Yes, और ज़हनी तशद्दुद जो है वो भी ख़वातीनो हज़रात बहुत अहम होता है, जो आप अपनी इंसानी क़ुव्वत के या जिस्मानी क़ुव्वत के थ्रू तो नहीं इम्पोज़ करते, लेकिन उसके अलावा आप बार बार बोल कर भी या तंज कर भी वो पेनिट्रेट कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसान ज़हनी तशद्दुद का शिकार भी हो जाता है और फिर मेंटल इलनेस से वो एंजाइटी और डिप्रेशन के फेज़ में चला जाता है। तो बहुत एहतियात करें जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, स्पेशली यू नेवर नो कि कौन किस सिचुएशन से गुजरा है, तो अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत ज़रूरी होना चाहिए। ओके ख़वातीन हज़रात, गिलगित बल्तिस्तान इतनी खूबसूरत हमारा लैंडस्केप है और वहाँ के नज़ारे क्या ही कहने हैं। गर्मियों का मौसम चल रहा है, मैं तो आप सबको बोलूँगा कि ईद पर भी बहुत सारे लोग जाएंगे और रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलाके बल्तिस्तान में, और बल्तिस्तान में खूबसूरती से अल्लाह ने इसको नवाजा हुआ है और इसी हवाले से बुनियादी सहूलियात ना होने की वजह से कई मकामात अभी भी सयाहों की पहुंच से दूर हैं। तो उनमें ज़िला शिगर जो है वो एक ऐसी तहसील है जहां पर गुलाबपुर में मौजूद सोक गो आबशार, इसका मैंने भी पहली दफ़ा नाम सुना है, हालांकि मैंने भी ट्रैवल किया है गिलगित, तो वो डेफिनेटली उनकी बिल्कुल बात सही है कि वहाँ पर रोड्स की सहूलियात अगर नहीं है तो उसके बिना पर आप यहाँ पर जाने में मुश्किलात होती हैं, तो इसीलिए अभी तक मैंने भी इसको एक्सप्लोर नहीं किया। लेकिन इस पैकेज के जरिए मेरे ख्याल से हम इसको जो है वो एक्सप्लोर करने वाले हैं और बहुत सारे लोग जिन्होंने नाम नहीं सुना या जो गए नहीं हैं वो इस पैकेज के जरिए हमारे साथ इस जगह की सैर कर सकते हैं। बिल्कुल जी, गुलजार शुक्री रिपोर्ट कर रहे हैं। ज़िले शिगर से 16 किलोमीटर के फासले पर गुलाबपुर गांव में मौजूद सोगो आबशार अब तक सयाहों की नज़रों से ओझल है। शीशे की तरह साफ और बर्फ जैसा ठंडा पानी हर किसी को अपनी तरफ खींचता है। बहुत ही खूबसूरत आबशार है। यहाँ पे एक नहीं दो आबशार है इस सोगो गाँव में। शिगर हेडक्वार्टर से 16 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। सोगो आबशार है, ये बहुत हसीन कुदरती आबशार है। हम यहाँ पे घूमने आए थे और मैं कहता हूँ कि बाकी लोग भी अगर यहाँ घूमने आए तो बहुत ही हसीन और खूबसूरत आबशार है। आबशार बहुत ही खूबसूरत आबशार है, इसका नाम सुना था, लेकिन इधर आज आके हम यह आबशार देख के बहुत खुशी हुई। हुकूमती सतह पर ऐसे आबशारों तक रसाई के लिए इक़दाम करें तो इससे सयाहत के शोबे में बेहतरी आएगी। बहुत खूबसूरत पैकेज था और सैर भी होगी मेरे ख्याल से, और अब मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को ये भी जगह का पता चल गया और आने वाले दिनों में अगर कोई भी गिलगित बल्तिस्तान जा रहा है तो उसको पता होगा कि मैंने किन किन पिन पॉइंट्स पे जाके जो है वो सैर करनी है। इसके अलावा जो है आपको पता है नजम टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती जा रही है। नई टेक्नोलॉजी के साथ हर दिन जो है वो कोई ना कोई चीज़ जो है वो मुतारिफ हो रही होती है। स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आई है तो हर रोज़ हमारे लिए नया होता है और हर रोज़ एक ना एक टेक्नोलॉजी जो है वो मुतारिफ हो रही होती है। इसी तरह से यूट्यूब ने भी एक बड़ा ही ज़बरदस्त फीचर जो है वो मुतारिफ करवाया और बहुत सारे लोगों की ज़रूरत भी है, क्योंकि अक्सर हम लोग जब यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं दूसरी ज़ुबानों में तो हमें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बोला जा रहा है। कुछ जगहों पे सबटाइटल्स भी अवेलेबल नहीं होते, कैप्शंस भी अवेलेबल नहीं होते, तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब वो मुश्किल जो है वो हल हो गई है और यूट्यूब ने जो है वो वीडियो डब करने के लिए जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ुबानों में AI की जो है वो सहूलत इस्तेमाल की है और नया फीचर जो है मुतारिफ करवाया। कंपनी की जानिब से विडकॉन में ऐलान किया गया है कि प्लेटफॉर्म गूगल के एरिया में 120 इंक्यूबेटर की मसनूई जहानत की डबिंग सर्विस को साथ ले जाया जा रहा है। लाउड की वेबसाइट के मुताबिक ये आला वीडियो को पहले ट्रांसक्राइब करता है और सारिफ को ट्रांसक्रिप्शन पेश करता है। जी, आप इस तरह से क्या कर सकेंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस में जितनी भी आपके पास वीडियोस हैं या यूट्यूब पे जितनी भी आप वीडियोस देखते हैं वो आप बासानी आप अपनी लैंग्वेज में जो है वो देख सकेंगे। ठीक है, इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन का मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमा होता है और डबिंग हो जाती है। यूट्यूब की जानिब से ये टूल आजमाइश के लिए सैकड़ों तख्लीकारों को पेश किया गया है। फ़िलहाल ये फ़ीचर अंग्रेज़ी, स्पेनिश और पुर्तगाली ज़बान में मौजूद है, लेकिन दीगर ज़ुबानें भी बहुत जल्द जो है मुतारिफ करवा दी जाएंगी। आते आते तक कितना वक्त लगेगा? जितनी टेक्नोलॉजी तेज़ी से बढ़ रही है मुझे लग रहा है कि ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि हम डेली देखें कितने सारे नए फीचर्स देख रहे हैं। व्हाट्सएप का नया फीचर आ जाता है, यूट्यूब का आ जाता है, गूगल का आ जाता है, तो ये ज़ुबानें मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा वक्त लेंगी। मज़ीद उसमें एडिशन उर्दू में भी शुरू हो जाए ताकि कुछ समझ आना शुरू हो जाए। अच्छा, आगे मैं आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़े की खबर शेयर करने लगा हूँ। वो ये है कि एक शख्स हैं अमेरिका के शहर में जिन्होंने एक कंपटीशन में इनाम जीता और इनाम जीतने के बाद उन्होंने अपना हाथ जो है वो इतनी जोर के साथ ये कंडीशन हो गई। तो वो खुशी इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि आपको खुद नुकसान मिल जाए,
खुशी को जो है वो कंट्रोल किया करें। खुशियाँ मनाना अच्छी बात है, लेकिन अपना ध्यान रखना उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इसके साथ साथ एक और ख़बर जो हम ऐड करेंगे ना, जब हम यूजुअली बात करते हैं कि हमने नेचर को प्रिजर्व करना है, नेचुरल चीज़ें जो है वो खूबसूरत होती हैं, तो इसी तरीके से जो अगली न्यूज़ हमारे पास है वो बड़ी खूबसूरत भी है, और ये जो है वो एक ट्रेडिशन भी है। जैसे पाकिस्तान में मुख्तलिफ ट्रेडिशंस मनाए जाते हैं और उनको जो है वो कैरी किया जाता है, इसी तरीके से ये खबर भी है कि अमेरिका के एक शहर पेरू में एक पुल बनाया गया है और वो मकामी घास फूस से ही बनाया गया। और आपको पता है कि हर साल जून के महीने में जो है उस पुल की मुरम्मत की जाती है और हर साल उसको जो है वो दोबारा रेनोवेट किया जाता है ताकि लोग वहाँ पे आएँ और सैर वगैरह कर सकें। इसको एक त्यौहार का दर्जा भी दिया गया है। और तंग खाई पर कासिम इस पुल में 10 मंजिला नीचे तेज़ रफ्तार दरिया है, ठीक है। ये दुनिया का आखिरी पुल है जो सदियों पुराना है। देखिए मतलब हमारे पास भी काफ़ी सारे इस तरह के पुल हैं और इस तरह की जगह हैं, लेकिन ये दुनिया का आखिरी पुल है जो कि सदियों पुराना है, काफ़ी पुराना है। और आम अफराद जो है वो बिला खौफ और ख़तरे के यहाँ पे जा सकते हैं, इसके एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाते हैं और इन्जॉय करते हैं। और यहाँ के मुकामी कबायली जो हैं वो हर साल जून के महीने में ख़ास किस्म की घास ला के इसकी रेनोवेशन करते हैं, इसकी मुरम्मत करते हैं और उसको एक त्यौहार के तौर पे जो है वो मनाते भी हैं। अच्छा, और अब जिस तरीके से हम लोग पहले भी जिक्र कर रहे थे गिलगित बल्तिस्तान का और उसी के इलाके बल्तिस्तान में ज़िला शिगर का, अब मैं आपको विज़िट करवाता हूँ स्कर्दू की शंग्रीला। और शंग्रीला जब आप लोग देखते हैं ना पिक्चर्स के अंदर या वीडियोस की फॉर्म में, तो हमेशा दिल करता है कि वहाँ पर जाएं और जाकर बस ही जाएं वहाँ पर। और वहाँ पर कॉटेजेस भी मौजूद हैं, इवन रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं जहाँ पर जाके आप इंजॉय कर सकते हैं। आप जो शंग्रीला लेक है उसका व्यू पॉइंट इतना खूबसूरत है और वहाँ पर दरमियान में आप लोग अपनी बोट राइड कर सकते हैं, जेट स्की वहाँ पर इवन मौजूद है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और बहुत जो है ना वो क्योंकि वो प्रॉपरली शंग्रीला बनाया गया है और उसको बनाया गया, वो जो एक प्रिजर्व की जाती है ना जगह, उसको प्रिजर्व करके प्रॉपर कटिंग होकर और उसको एक अच्छी सी फॉर्म में लाया गया है। नजम, आज आपने ठान लिया है कि हमने जो है ऑडियंस को बताना है, जैसे मौसम अच्छा हो गया तो नजम ने कहा कि मैं एक लिस्ट आपको दे दूं कि आपने कहाँ कहाँ जाना है पाकिस्तान के ऑलरेडी वहाँ पर बड़ा रश होता है। तो इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। स्कर्दू शहर से 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई लोयर कचोरा झील, जिसे दुनिया शंग्रीला के नाम से जानती है। झील का साफ शफाफ नीलगूम पानी, झील से मुत्तसिल चीनी तर्ज तामीर से आरास्ता शंग्रीला रिजोर्ट और निगहबानी के लिए वाक़ई अतराफ़ की चोटियों ने दियोमालाई सैरगाह के हुस्न को आलमगीर शोहरत से नवाजा है। यही वजह है कि स्कर्दू आने वाला हर मुल्की और गैर मुल्की सयाह शंग्रीला देखे बगैर वापस जाने का तसव्वुर भी नहीं करता। मैं शंग्रीला लेक आया हूँ तो ये बहुत अच्छी लगी है मुझे। ये इसमें बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत अच्छा है। स्कर्दू भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहली दफ़ा आया हूँ, फर्स्ट टाइम पंजाब से आए हैं हम, तो बहुत मज़ा आ रहा है। हम पूरे ग्रुप टूर के साथ आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे देख के। यहाँ पर आके ऐसा लग रहा है कि दैट वर्थ है जितना मैंने सारा एक्सपेंस किया अपने टूर पे। हम अदर एक्टिविटीज़ पे और अदर चीज़ों पे हम एक्सपेंस करते हैं, अपना खर्चा वगैरह करते हैं, अदर एक्टिविटीज़ पे लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर लग रहा है कि मैंने पैसा अपना सही जगह पे लगाया, इन्वेस्ट किया हमने ट्रिप पे। सबसे बड़ी अट्रैक्शन यहाँ पे झील है जो कि नेचुरल प्लस मैन मेड है और ये दिल की शेप की झील है। इन हाउस फैसिलिटीज़ में हमारे पास मिनी बर्ड ज़ू है, हमारे पास व्यू पॉइंट है, वॉकिंग ट्रैक है। बड़े तो बड़े शंग्रीला के सयाह बच्चे भी दीवाने होते हैं। फितरती हुस्न का इतने करीब से मुशाहिदा बड़ों के अलावा बच्चों की तफरीह तबाह को भी फरहत बख्शता है। ख़ास तौर पर झील में किश्तरानी और झील किनारे मौजूद जहाज़ के साथ तस्वीर कशी इनके सैर सपाटे को यादगार बना देती है। शंग्रीला की ठंडक गर्मी के सताए हुए गर्म इलाकों के सयाहों को सफ़र की थकन और भारी सफरी अखराजात की परेशानी से आज़ाद करा देती है, मतलब पैसा वसूल होता है। आप लोग रिपोर्ट देख रहे थे शंग्रीला रिजॉर्ट, शंग्रीला रेस्टोरेंट, शंग्रीला कुछ भी कह लें इसको, स्कर्दू की। वापस आएंगे, एक ब्रेक की तरफ हम लोगों ने बढ़ना है, फिर कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को। हमारे साथ रहें।
हुकूमत पाकिस्तान ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वजीफे में 25% इजाफा किया है। अब आने वाला जो वजीफा है सहमाई, उसमें 9,000 रुपए का वजीफा अदा किया जा रहा है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो वज़ाइफ 19 जून से शुरू किए गए थे, उनकी अदायगियाँ 26 जून से 28 जून तक खुसूसी तौर पर कायम करदा कैंप साइट से की जाएंगी। ये अदायगियाँ ईद उल अज़हा की तातीलात के बाद 3 जुलाई से दोबारा इन्हीं कैंप साइट से शुरू की जाएंगी। आखिरी मुस्तहिक को अदायगी तक वज़ाइफ की अदायगियाँ जारी रहेंगी। ये वज़ाइफ वसूल करते वक्त अपनी रकम गिनना और उस रकम की रसीद लेना ना भूलें। किसी भी किस्म की शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन 0800-264-77 पर कॉल करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नजम, आपको पता है रोज़ रोज़ जब नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो रोज़ बहुत सारी और न्यूज़ भी हमारे पास आती हैं और ऐसी खबरें शामिल होती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है तो हर रोज़ जो है वो चीज़ें शेयर करना आसान हो जाता है, एक दूसरे तक बताना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अब जो मैं आपके साथ खबर शामिल करने वाली वो है कबूतरों की। पुराने ज़माने में कहा जाता था कि कबूतर जो है वो पैगाम पहुँचाने का जो है बहुत आसान तरीका है, लेकिन अब कबूतरों के बारे में एक खबर आई है और कुछ ऐसी तस्वीर जो है वो वायरल हुई हैं जिनमें एक नई किस्म के कबूतर जो है वो देखे जा रहे हैं। इनके सीने फूले हुए हैं और टांगे इतनी मोटी हैं कैसे लगता है कि गोया ये मुर्गियां हैं। मुर्गियों का गुमान पे होता है। परिंदे पालने वाले एक बरतानवी माहिर के मुताबिक जॉर्ज पिजन जो है जिसकी टांगे बहुत लंबी होती हैं। वायरल होने वाली तस्वीर पर आवाम को यकीन नहीं आ रहा और यूजुअली ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है कि ये एआई से तब्दील शुदा तस्वीर हों, क्योंकि आजकल जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है तो मुमकिन है कि कुछ ना कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी तस्वीर पहले ना देखी है ना तसव्वुर किया कि कबूतर इस किस्म के भी हो सकते हैं, इस किस्म के भी हो सकते हैं और बड़े डिफरेंट से बॉडी बिल्डर टाइप के कबूतर है। और ये कबूतर जो है ये पाउटर नामी कबूतरों से जो है वो इनकी फॉर्म जो है वो ताल्लुक रखती है और बड़े डिफरेंट से हैं। जिस तरह कि आपने पिक्चर्स में भी देखा, ऐसा लग रहा था कि कोई बॉडी बिल्डर होता है जिनकी प्रॉपर मसल्स वगैरह और सब कुछ बने हों, लेकिन अभी तक पता नहीं है कि ये तस्वीर असली हैं या नकली हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा ना एक स्पोर्ट्स से खबर हम लोग शामिल करते हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और स्पोर्ट्स से खबर है पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी कि पाकिस्तान फर्स्ट एवर इस वक्त है वर्ल्ड यूथ चैम्पियन पूरे के पूरे एशिया में, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में फर्स्ट एवर यूथ चैम्पियनशिप जीती है उस्मान वज़ीर ने, और जिसकी डिफेंडिंग फ़ाइट थी गिलगित बल्तिस्तान में। और गिलगित बल्तिस्तान के रिसेंटली उन्होंने फ़ाइट में तंजानिया के बॉक्सर को शिकस्त दी है और दोबारा से WBO की अपनी ये फ़ाइट अपने नाम की। अपने होम ग्राउंड पे उस्मान वज़ीर ने ये फ़ाइट लड़ी थी और ये आप लोग देख सकते हैं कि बड़े ताम झाम के साथ उस्मान जो है वो एंटर हो रहे थे। और फिर उसके बाद फाइनल उन्हें फ़कीरी सलूम को 6 राउंड्स में बड़ा टफ मुकाबला हुआ, लेकिन 7वें राउंड में जाके जो है ना उस्मान वज़ीर हावी हुए और 8वें तक ये फ़ाइट चली। और दोनों बॉक्सर्स जो है वो अभी तक के अनडिफिटेड थे और अभी तक अगेन उस्मान वज़ीर अनडिफिटेड हैं, लेकिन फ़कीरी सलूम अपनी करियर की पहली फ़ाइट हार चुके हैं। और ये था पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर जो गिलगित बल्तिस्तान की गिलगित शहर से लालक जान स्टेडियम से आप लोगों के साथ हम लोग शेयर कर रहे थे। बहुत खूबसूरत है। देखिए नजब, कितना अच्छा लगता है कि पाकिस्तान में जिस तरह से कल्चर की वैरायटी है, जिस तरह से खानों की वैरायटी है, इस तरह से डिफरेंट स्पोर्ट्स की भी वैरायटी है। आप एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि कितने मुख्तलिफ खेल भी जो है वो खेले जाते हैं और लोगों के किस तरह से ये खेल जो है वो आपस में जोड़े रखे हुए हैं। अब जिस तरह से हमने कबूतरों की बात की और डिफरेंट जो है वो नई नई चीज़ें जो है दरियाफ्त हो रही हैं टेक्नोलॉजी के साथ साथ, तो अब मैं आपको जो खबर बताने वाली हूँ वो भी बड़ी स्ट्रेंज सी है। और वो इस तरह से है कि एक बहुत बड़ा दरख्त जो है वो जो है ना वो दरियाफ्त किया गया है और वो दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन दरख्त जो है वो उसको ये भी कंसिडर किया जा रहा है। चीन में मुहक्किकीन ने एक सनोबर का दरख्त दरियाफ्त किया है जो एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन दरख्त है। चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज के मुहक्किकीन के मुताबिक तिब्बत के इलाके
में दरियाफ्त होने वाला ये दरख्त 335 फुट से ज़्यादा बुलंद और तकरीबन 9.2 फुट चौड़ा है। इस दरख्त की नस्ल फ़िलहाल वाज़े तौर पर मालूम नहीं, लेकिन चीनी मीडिया के मुताबिक बिल्कुल ये दरख्त हिमालयाई सनोबर हो सकता है। और देखें कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्कवर होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, अब आप लोगों को हम लोग बताते हैं कि जिस तरीके से ईद कुर्बान की आमद है और उसके साथ मंडियां सज चुकी हैं, लेकिन ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जहां पर हमें इसार और कुर्बानी का जज्बा तो मिलता है, जहां पर हमें सवाब भी मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ एक मईशत का पहिया भी दोबारा से चल जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि एक बकरा या एक बैल से बहुत सारे लोगों का रोज़गार वाबस्ता होता है। तो इसी के ऊपर रिपोर्ट तैयार की है हमारे नुमाइंदे हुमा इकबाल ने। अज़हा के लिए कुर्बानी के जानवरों को बड़े पैमाने पर मुल्क के देही इलाकों से बड़े शहरों में लाया जाता है और जानवरों की खरीदो फरोख्त होती है। इस तरह अरबों रुपए का सरमाया शहरों से देही और ज़री मुआशरे में मुंतकिल हो जाता है। कुर्बानी की वजह से हर साल लाखों की तादाद में आर्जी नौकरियां पैदा होती हैं। जानवरों को मंडियों और घरों में पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल से लेकर उन्हें चारे की फराहमी और कस्साबों तक लाखों लोग इस मुआशी सरगर्मी का हिस्सा बनते हैं। जानवर को मवेशी मंडी लाते हुए ट्रक मालिकान को रोजगार मिलता है, फिर किराए पर जगह खरीदी जाती है, कैंप लगाया जाता है, डेकोरेशन और चारे पानी का इंतजाम किया जाता है। रस्सी, कील, कांटे और लकड़ी की सनत में हलचल मच जाती है। देखने वाले दूरों नजदीक से आते हैं। उनके आने से दुकानें आबाद हो जाती हैं। पेट्रोल पंप्स और फूड स्टेशंस पर भी रश हो जाता है। जब जानवर बिकता है तो फिर तिजारत के इस रहमानी दायरे का बाबरकत सफर उरूज पर पहुंच जाता है। एक गरीब खुशहाल हो जाता है। सुजुकी या मजदे वाले को उसका हिस्सा मिलता है। बकरा घर आता है तो बहुत से चेहरों पर खुशी खिलखिलाने लगती है। अब ईद का दिन आता है, कसाई को रोजगार मिलता है। सिर्फ जानवर की खाल ही की बात की जाए तो इसके बाइस लेदर इंडस्ट्री का पहिया हरकत में आ जाता है। खाल मदरसे और रफाही इदारों को दी जाती है, वहाँ से बिककर इंडस्ट्री में पहुँचती है। पूरी लेदर इंडस्ट्री इस दिन की मुंतजिर होती है। सिर्फ ईद के 3 दिनों में लेदर इंडस्ट्री को अपना 30 से 40% खाम माल मिल जाता है। गोश्त की तकसीम का अमल शुरू होता है। जिस शख्स को साल भर गोश्त नसीब नहीं होता, आज के दिन उसके घर भी ढेर लग जाते हैं। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिस मौके पर ग़िज़ाइयत से भरपूर गोश्त जी भर के खाते हैं। साल के 360 दिन वो इसी इंतजार में गुजार देते हैं कि अगली ईद उल अज़हा कब आएगी। ईद कुर्बान पर तरसीलाते ज़र में भी इजाफा होता है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप समेत मशरिक़ वस्ता में रिहाइश पजीर पाकिस्तानी अपनी कुर्बानी की रकूमात पाकिस्तान भेजते हैं, ताकि कुर्बानी का फायदा मुल्क के पसमानदा तबकात को हो। बिलावास्ता और बिलावास्ता ये एक इस्लामी त्यौहार पूरी दुनिया की मईशत में हलचल बपा कर देता है। कोई ऐसा आलमगीर इवेंट नहीं जिसमें बेकस, नादार और बेसहारा अफराद को इतने बड़े पैमाने पर रोजगार मिल रहा हो। बहुत अच्छी रिपोर्ट थी। और नजम और अपने व्यूअर्स को ये बताती चलूँ कि हम तो बड़े कॉम्पिटिशन्स की बात करते हैं, बड़े गेम्स के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे और जो हैं वो जंगें भी होती हैं। सोशल मीडिया पे तो बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं और एक दूसरे के मुखालिफ भी बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन अब जिस जंग की मैं बात करने जा रही हूँ वो बड़ी अहम भी है और लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि लोग जो है वो काफ़ी उस पर पोस्ट भी कर रहे हैं, उसके ऊपर मीम्स भी बन रही हैं। तो जितने भी व्यूवर्स हैं वो इस वक्त अब इंतज़ार कर रहे होंगे कि ये किस जंग की बात हो रही है जी। तो अब एलन मस्क और जो मार्क जुकरबर्ग हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो एक पिंजरे में जो है वो एक दूसरे के साथ एक रेसलिंग का करेंगे। और ये रेसलिंग का मुकाबला कैसा होगा जी? टेक्नोलॉजी की दुनिया के 2 अरबपति शख्सियात जो हैं और हरीफ भी हैं, इन लोगों ने ये फैसला किया है कि एक पिंजरे में रेसलिंग करेंगे। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विटर के मालिक 51 साला एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा है कि वो 39 साला बुजुर्ग के साथ पिंजरे में लड़ाई के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब फेसबुक के बानी और मेटा के चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन मार्क जुकरबर्ग ने अपने 12 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को टेस्ला के मालिक एलन मस्क के पैगाम का स्क्रीनशॉट शेयर किया है और कहा है सेंड मी। ठीक है, ये अब मुकाबला कैसा होगा ये पता नहीं चल रहा, लेकिन बहुत सारी इस पे मीम्स भी बन रही है, ट्रेंड भी चल रहा है, लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन अच्छा है कि इस तरह के मुकाबले जो है वो लोगों के लिए एक एंजॉयमेंट का सबब भी बन रहे हैं। यस, और एक अजीब व गरीब किस्म की खबर एक और है मेरे पास, वो हम शेयर करते हैं और फिर हम अपने गेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। कदीम दौर में हमने ये तो मालूम है कि वक्त कैसे पता लगता था, आप सूरज से अंदाज़ा लगाते थे कि वक्त इस वक्त कौन सा है कौन सा है कौन सा है। लेकिन अभी भी एक ऐसा वॉल क्लॉक मौजूद है जिसकी आपको टाइम फ्रेम जो है वो पता लगता है। उसी तरीके से जब धूप जिस तरीके से होती जाती है उस तरीके से उसकी घड़ी जो है वो चलती जाती है। तो ये अभी तक मेरे पास भी खबर आई है, लेकिन ये सामने आएगी वॉल क्लॉक तो पता चलेगा कि ये घड़ी जो है ना एक्चुअली वर्क किस तरह कर रही है और कैसे जो है ना वो पता लगता है। ये आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर है, बड़ी खस्ता हालत नुमा किस्म की ये घड़ी है और लेकिन ये
वर्किंग कैसे करती है, इसको बाकायदा तौर पर धूप दी जा रही है और वो धूप से जो है ना किसी तरीके से ये चल रही है और बस चल रही है और इनको लगता है कि टाइम वो देखें बता रही है। और देखते हैं कि ये कितना चलती है और कितने हद तक जो है वो टाइम के साथ साथ इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है और ये चलती जाती है। तो जब आपको पता है ख़वातीन का दिन जो है या ज़िंदगी एक चीज़ के बगैर नामुकम्मल है, गेस करें। खाने के बगैर खाने के बगैर नहीं, मर्दों की ज़िंदगी नामुकम्मल है, क्योंकि कहते हैं मर्द के दिल का रास्ता जो है वो पेट से होके जाता है, लेकिन ख़वातीन की ज़िंदगी जो है वो मेकअप के बगैर नामुकम्मल है। और ख़वातीन जो है वो बड़ी क्रेज़ी होती हैं मेकअप के लिए कि उनको अच्छी प्रोडक्ट्स मिले, किस तरह की प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं। अपनी ब्यूटी के लिए बड़ी कॉन्शियस होते हैं क्योंकि अपनी ब्यूटी जो है वो उनके लिए बड़ी ज़्यादा ज़रूरी भी होती है। इस हवाले से हमारे पास आज एक गेस्ट भी मौजूद है। बिल्कुल, लेकिन मेरे पास एक चीज़ लिखी हुई है, दैट इज़ मुस्तकिल मेकअप की तकनीक। ये क्या है? परमानेंट। और ये परमानेंट मेकअप कैसे हो सकता है और ये आप लोगों की कैसे जो है ना वो हल करेगा मसाइल, ये हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ईद की भी आमद है। सो क्या क्या चीज़ें आप लोग कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें ना कर सकते हैं वो हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिस फ़ाइज़ा हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। खैरियत से आप? गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल वेल ऑल वेल। सो फ़ाइज़ा की एक्सपर्टीज़ जो है ना वो बेसिकली आई एक्सटेंशन जी, और इसके अलावा मुख्तलिफ एस्थेटिक प्रोसीजर्स, लेकिन आई एक्सटेंशन के थ्रू हम जो है वो आपको जाने थे। जी जी, बिल्कुल, इस वजह से सो ये परमानेंट मेकअप, मुस्तकिल मेकअप की तकनीक जो है ये कोई है भी या नहीं है? बेसिकली अगैन जिस तरह आपने बताया कि मेकअप तो आई थिंक औरतों का एक सिंबल है, एक उनका आई थिंक कॉन्फिडेंस देता है उन्हें और उनको मजबूत करता है। ये सेमी परमानेंट मेकअप है, परमानेंट मेकअप नहीं कहूँगी। ना ये हमेशा के लिए है और ना ये 1-2 दिन के लिए है, इसलिए हम इसको सेमी परमानेंट कहते हैं। ये कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक रहता है, तो बिल्कुल ये है। और ये टेक्नोलॉजी अब बाहर पहले इंट्रोड्यूस हुई है और अब पाकिस्तान में भी अब मैं देख रही हूँ कि लोगों को काफ़ी नॉलेज है इसके बारे में। वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं। स्टार्ट हम करते हैं कि फेस की जिस तरह फाउंडेशन होती है उसको हम बीबी ग्लो कहते हैं हमारी मेडिकल की टर्म में। तो एक परमानेंट सेमी परमानेंट फाउंडेशन भी है, चीक टिंट भी है कि आपका ब्लश ऑन है जो आपको महीनों लगा हुआ है। आपके लिप जिस तरह लिप फिलर्स होते हैं, लिप टिंटिंग भी होती है, आपके लिप्स बिल्कुल लिपस्टिक की तरह रहते हैं। अगर हम आइज़ की तरफ आएँ तो एक्सटेंशंस हैं, लिफ्ट है, आईब्रोज हैं। तो जिस तरह लोग कहते हैं कि अब तो सब कुछ नकली है, लेकिन अगैन बहुत वैरायटी है इसमें। मैं उस दिन एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें ये एक खातून थी तो वो ये कहती थी कि जब मतलब बहुत ज़मानों बाद जब हमें मरे हुए सदियां गुजर जाएंगी तो मेरे ख्याल से ज़मीन से बहुत सारा प्लास्टिक निकलेगा। बिल्कुल क्योंकि इतनी सर्जरीज वगैरह हो रही है। लेकिन ये मेरे ख्याल से एक ठीक चीज़ भी है कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान भी हो गई हैं, स्किन की केयर करना भी आसान हो गया। बिल्कुल, देखें अगर हर चीज़ के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, और हम कोई चीज़ ये नहीं कह सकते कि इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि टाइम बहुत बच जाता है। जिस तरह आजकल ख़वातीन जो हैं वो जॉब्स में हैं, तो सुबह उठ के उनको घर भी देखना है, बच्चों को भी भेजना है, हस्बैंड को भी देखना है, तो उसके साथ साथ ये कि उनका अगर ये हुआ हुआ है तो उनका टाइम बहुत सेव हो जाता है। उनमें कॉन्फिडेंस है, उनका टाइम सेव हो जाता है। अगर डिसएडवांटेजेस में जाएं तो ये है कि इसका ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि आपने एक दफ़ा कराया छोड़ दिया। अगर आपको अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना है और अपनी कोई हेल्थ हैजर्ड से अपने आप को सेफ रखना है तो आपको इसका ख्याल रखना है। तो छोटे मोटे डिसएडवांटेजेस हर चीज़। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो है हो जाती है, क्योंकि यूजुअली आप जब डेली मेकअप खरीदते हो तो वो काफ़ी कॉस्टली होता है। लेकिन ये आप एक ही बार इन्वेस्टमेंट करें या फिर इसके लिए भी आपको जो है वो रेगुलरली कुछ अरसे बाद दोबारा इसको जो है वो जो फर्स्ट वाला प्रोसीजर है वो दोबारा रिपीट करना पड़ता है। देखिए कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो महीने के लिए, जिस तरह आईलैश एक्सटेंशन है उसकी लाइफ तकरीबन 3 से 4 वीक्स है, उसमें फिर आपको रीफिल के लिए आना है। कुछ ऐसे प्रोसीजर है जिस तरह आईब्रो की माइक्रो ब्लेडिंग है, ऑम्ब्रे है या लिप्स है, उसमें आपको 6 महीने तक है। तो एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ महीने में ना आप एक्सटेंशन पे आप एक दफ़ा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका आई मेकअप की झंझट बच रही है, आपका वक्त बच रहा है। और कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं अगैन जो सालों तक रहते हैं, साल 1.5 साल, तो उसमें तो वो फिर आप कह लो कि लाइफ टाइम नहीं कहूँगी कि बिल्कुल वन टाइम आपने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन ये कि बहुत कम पैसे आपके। क्या कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो कि आपको जो नेचुरली आपकी जो भी फीचर्स हैं उनको जो है वो डैमेज करते हों? लाइक कुछ मंथ्स के लिए तो आपको बहुत अच्छी लुक देते हैं, अच्छी फील देते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा जब आप बैक टू नॉर्मल आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। देखिए सेमी परमानेंट मेकअप में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेकअप क्या है बेसिकली कि आपकी अपनी चीज़ को हम उसके ऊपर कुछ हो रहा है, राइट? अगर हम सर्जरीज की तरफ जाएं, जिस तरह अगर मैं कहूँ कि फिलर्स या बोटॉक्स हो रहा है, जो चीज़ अंदर इंजेक्ट हो रही है, इन्वेजिव है,
उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ बाद में होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक चीक में आपने एक जेल भरी है और आपको अपनी चीक लिफ्टेड लग रही है, तो जब वो जेल निकलेगी तो उसके साथ फिर चीज़ें आती स्किन हैं। खराब तो हो जाएगी। अगर उसको कंटिन्यू रखें, दोबारा करवाते रहें तो वो फिर ओके रहेगा? आपकी अपनी चॉइस है। सी, अगर आपने कराते रहें तो दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन फिर इवेंचुअली एक टाइम ही आएगा कि आपका उसके बगैर गुजारा भी नहीं होगा। ओके, सो बीइंग एस्थेटिक प्रोसीजर, आप ये कह रही हैं कि कोई भी एस्थेटिक जो है वो आप करवाते हैं तो एक लाइफ के बाद अगर आप उसको छोड़ते हैं तो आपकी स्किन में जो है वो इफेक्ट वाज़ह तौर पर मैं नजर आपको आता है। इन्वेजिव का बता रही हूँ, जो चीज़ इंजेक्ट होती है, क्योंकि Okay. वो अंदर जा रही है। जिस तरह एक बलून में अगर आप हवा भरते हैं और जब हवा निकालते हैं तो आपने देखा बलून किस तरह हो जाता है, सैग हो जाता है। यस, लेकिन वो अगैन मेरी फील्ड नहीं है, मैं उसमें भी काम नहीं करी। मैं जो करी हूँ वो नॉन इन्वेजिव में करी हूँ। नॉन इन्वेजिव जिस तरह लैश लग रही है वो उतरेगी, आपकी अपनी लैश वही है। हाँ, obviously. चीक टेंट है, उसमें कलर हुआ है चीक्स में, जब विद टाइम आपका कलर फेड हो रहा है, आपकी चीक वही है। जो चीज़ अंदर अंदर जा रही है ना, इंजेक्ट हो रही है, उसके बाद आपको ठीक है। होता है। अभी ईद बिल्कुल करीब है, तो क्या क्या केसेस जो है ना वो आप डील कर रही हैं, किस किस किस्म के क्लाइंट आ रहे हैं और क्या क्या फरमाइशें होती हैं आजकल? आईलैश एक्सटेंशंस बहुत फेमस एक चीज़ है। आई थिंक कि आईलैश एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा है, हाइड्रा फेशियल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेज़र हेयर रिमूवल बहुत ज़्यादा है, और ये 3 वो चीज़ें हैं जिसके मेरे पास डेली क्लाइंट्स हैं। फिर अगेन जिस तरह लिप टिंटिंग है, ओम्ब्रे हैं, उनका डाउन टाइम होता है। वो कराने के बाद आपको 10-12 दिन आपकी स्किन पे ज़ख़म होता है, ब्रूजिंग होती है, तो वो अब मैं इस टाइम पे नहीं करी। जैसा कल ही मेरे पास एक लिप टिंट की क्लाइंट आई और मैंने उनको अब लाइक एज ए प्रैक्टिशनर मैं उनको कह सकती थी हाँ यू नो आई एम मेकिंग मनी, आपका मैं प्रोसीजर करती हूँ, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि अब आप अगले 10 दिन तक लिपस्टिक नहीं लगा सकेंगी। तो अगैन मैंने उनको मना किया, डिस्करेज किया कि मत कराएं। तो अभी उन प्रोसीजर से तो हम आई थिंक ईद बहुत करीब है तो ज़रा निकल चुके हैं, लेकिन आईलैश एक्सटेंशन, हाइड्रा फेशियल्स हैं, फेशियल हेयर लाइक बॉडी हेयर रिमूवल है, ये सब ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। फायजा, कोई ऐसा केस बताएं जो कि आपके लिए हैंडल करना बड़ा डिफिकल्ट हो, कि इस टाइप की कोई चीज़ आई हो या कोई ऐसी फरमाइश आई हो कि जी मुझे ये कर दें, और जो आपको लगा हो कि नहीं ये तो आउट ऑफ द वे फरमाइशें तो बताएं किस किस्म की, नत नई किस्म की आती हैं? जो सबसे ज़्यादा अजीब है ना वो ये है कि हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ना बड़े नकली किस्म के हो चुके हैं। आई थिंक जो हम सब यूज़ करते हैं, फिल्टर्स आ गए, सोशल मीडिया आ गया, तो जब क्लाइंट आती है ना हाथ में फ़ोन में 1500 तस्वीरें निकाल के मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, 600 डिफरेंट चीज़ें, और बहन तुम एक लड़की हो, मैं 600 डिफरेंट प्रोसीजर कैसे कर सकती हूँ। फिर उनको एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही होती, जिस तरह वो उस पर देख के कहेंगी मुझे ऐसी चाहिए। अब जो वो दिखा रही हैं वो फुल ब्लूम एक लंबी लेंथ की लैशेज़ हैं, येट वो कह रही है मुझे नेचुरल लगना है। तो उनको ये बात थोड़ी सी समझाना जो होता है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए मैंने कंसल्टेशन फॉर्म रखा हुआ है, उसमें ये होता है कि हमेशा मैं तो वैसे कोशिश करती हूँ कि मैं हर क्लाइंट से साइन कराऊँ, लेकिन ऑनेस्टली जो ज़रा फंसी क्लाइंट्स होते हैं उनसे मैं ज़रूर साइन कराती हूँ कि यू नो फिर मैं उनको बताती हूँ कि ऐसे 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 है। और मेरा एक ये चीज़ है कि मैं एक टाइम पे एक क्लाइंट लेती हूँ, बिकॉज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा क्लाइंट सेटिस्फाई होके जाए। और होती है इस तरह बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन अब आदत हो गई है। और आई थिंक हम लड़कियों में ये चीज़ होती है कि हम लोग ये बहुत ख़वातीन देखती हैं, दूसरों से बहुत पूछती हैं, तो वो बहुत खुश जाएंगी, पर फिर कहेंगी हाँ मेरी सास कह रही है कि तुम्हारी लैशेज़ बहुत लंबी लग रही हैं, आज मेरी बहन ने मुझे ऐसे कह दिया। तो फिर उनको ज़रा समझाना कई दफ़ा थोड़ा सा। तो फिर आप उनके लिए काउंसलिंग करती हैं या उनको उस पर सेटिस्फाई करती हैं, उनका वो प्रोसीजर जो है वो चेंज करती हैं या कुछ ऑल्ट्रेशन उसमें करती हैं? देखिए लैश एक्सटेंशन तो ऑल्टर होना इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। अगर आपको उसमें कुछ करना है तो आपको प्रॉपर रिमूव कराना है, और रिमूव का प्रॉपर प्रोसीजर उसकी जेल होती है। उसके अलावा ये है कि अगर लिप्स या आईब्रोज वगैरह का है तो उसमें फिर हम लोग कर सकते हैं। उसमें हम लेज़र हेयर रिमूवल का उनको होता है कई दफ़ा कि ओ यू नो मेरे बाल दोबारा आ गए हैं, तो उनको हम बेसिकली समझाते हैं कि ये शेड होंगे विद इन द नेक्स्ट 1 वीक। लेकिन फिर अगर उन्हें इशू हो रहा है तो दैट्स फाइन, वो आज मैं उनको दोबारा बुला लेती हूँ। और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप किसी कोई आपको पे करे प्रोसीजर के लिए अपने आप को, क्योंकि एक लग्जरी प्रोसीजर है, ये एक नीड नहीं है, तो अगर कोई अपनी लग्जरी के लिए पे कर रहा है तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको सेटिस्फाई। अच्छा मुझे ये बताइए, जो आईलैश एक्सटेंशंस हैं ये ड्यूरिंग 3 मंथ्स या 2 मंथ्स इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं, बेसिकली 4 to 5 वीक्स इसका लाइफ होती है। अब मैं जब क्लाइंट का करती हूँ तो मैं उनको बताती हूँ कि फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स आपको इसको पानी नहीं लगाना। उसकी रीज़न ये होती है कि जो इसका ग्लू होता है उसको ड्राई होने में कुछ टाइम लगता है, उसमें मॉइस्चर होता है। उसके बाद मैं उनको बताती हूँ कि डेली बेसिस पे वॉश करना है। पाकिस्तान में बहुत मिट्टी है, तो जब बाहर जाते हैं तो
क्लाइंट को ऐसे लगता है कि मैं अगर शायद मुंह नहीं धोऊंगा तो एक्सटेंशन ज़रा लंबे अरसे तक रहेंगी, तो ये साइंस नहीं है, आपको प्रॉपर इनको वॉश करना है। कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि अच्छा, क्लाइंट, कई दफ़ा ये आपकी बात से मुझे समझ आई, कई दफ़ा फिर तो ऐसा होता होगा 24 घंटे में हमारी ख़वातीन एक ही दफ़ा मुंह धोती होंगी। मुंह धोती ही नहीं है, लाइक मुझे मुझे इतने मैसेज आएंगे 48 घंटे में एक दफ़ा शक्ल धोनी। कि वो मैंने कल कराई थी तो मैं अब नहा लूँ, कहा नहा लो बहन, तो मुझे तो ऐसे भी मैसेज आते हैं। ओए होए होए होए। अच्छा, और अगर कोई घर पे खुद उतारने की कोशिश करता है, क्योंकि ये भी मैंने बहुत अच्छा केसेस सवाल सुने हैं। होता क्या है कि लोग ना कोशिश ये करते हैं, रिमूविंग के पैसे होते हैं और लोगों को क्योंकि उसकी जेल होती है। पाकिस्तान में लैशेस का सामान बिल्कुल कॉमन नहीं है अभी, ठीक है, तो ये बाहर से आता है, तो जब आता है तो ऑब्वियसली स्लाइटली एक्सपेंसिव है। लोगों को ये होता है अच्छा पैसे लगाने पे तो लगा लिया, उतारने में तो मैं नहीं 1500-2000 खर्च करने वाली, तो वो लोग इंटरनेट भी नहीं खर्च करते। हाँ, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ जाके लिखते हैं कि हाउ टू रिमूव लैश एक्सटेंशन एट होम, और वहाँ इंटरनेट तो सब कुछ बताता है। फिर जी कुकिंग ऑयल भी आंखों में जाता है और फिर बड़ा कुछ होता है। फिर उसमें ये होता है कि आपकी लैशेस डैमेज होती हैं। हमारे पास जो फार्मूला है जिसका रिमूविंग जेल होता है वो हम लैश पे लगाते हैं और कुछ टाइम के लिए छोड़ते हैं, जिससे वो आपके बाल को एक्सटेंशन से जेंटली सेपरेट करता है, तो आपकी अपनी लैश डैमेज नहीं हो रही। लैश टूटेगी, फॉलिकल ओपन होगा, बैक्टीरिया जाएगा, इन्फेक्शन होगा। लेकिन जब वो घर पे करते हैं उसके बाद फिर रोना धोना मचता है कि अब तो लैशेस टूट गई हैं, तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि आपने आके इसको रिमूव करानी है। फ़ायज़ा, यूजुअली ये होता है कि जब आप जैसे आप ब्यूटिशियन के पास जाती हैं तो वो आपके आईब्रोज एक तरह से बना देती हैं, दूसरे के पास जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं आपके आईब्रोज तो बड़े ख़राब बनाए हुए हैं, ये है वो है। क्या आपकी फील्ड में भी ऐसे ही होता है कि आप एक दूसरे से डिफरेंट, ऑफ कोर्स हर एक का काम डिफरेंट होता है, क्या ये चीज़ें भी आती हैं बीच में, और ये क्यों आती हैं, ये क्या रीज़न है कि आप एक दूसरे के साथ ना उस चीज़ में रिलेट नहीं कर पा रहे हो? हमारा एक बहुत गलत अलमिया है, हमें लगता है कि हम ना आगे सिर्फ तब बढ़ सकते हैं जब हम दूसरों को पीछे करें। हम इस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करते कि हम साथ रह के भी आगे चल सकते हैं। मैं हमेशा एम्पावरमेंट पे बिलीव करती हूँ, मैं वुमेन एम्पावरमेंट नहीं बोलूँगी। एम्पावरमेंट ये कि आप खुद भी उड़ो और साथ लोगों को भी लेके उड़ो। मेरे पास जब क्लाइंट आके मुझे कहेगी ना, जिस तरह मैं भी पाकिस्तान में नहीं थी लास्ट कुछ मंथ्स, तो मेरे पास अब जो क्लाइंट्स आ रहे हैं वो कहेंगे कि हमने वहाँ से कराया था और ये देखें ऐसे ऐसे हुआ है, तो मैं कभी बहुत इनकरेज नहीं करती, क्योंकि अगर आज वो मेरे सामने किसी की बात करिए, कल को किसी के सामने मेरी बात करेगी। और हर बंदे का अपना स्टाइल है और उसने आपको नहीं बुलाया, आपने खुद चूज किया, आप उसके पास गए हो। चलें क्विकली ये बता दें कि आप किसी भी एस्थेटिक प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं, या आईलैश एक्सटेंशन के लिए जा रहे हैं, या सेमी परमानेंट मेकअप के लिए जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपके पास नहीं आते, किधर भी और जाते हैं, चीज़ें नोट क्या करनी चाहिए? एक बेसिकली नॉलेज जो है ना वो आपको मिल जाए कि ये मैं सही बंदे के पास आया हूँ, यही सही नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये है कि वो बंदा सर्टिफाइड है कि नहीं। हमारे पाकिस्तान में पूछें उससे नहीं, आप जब बुक कर रहे हैं, आपको पता है आजकल मोस्टली लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही बुक कर रहे हैं, तो आप पहली चीज़ उससे पूछें कि आर यू सर्टिफाइड, या अगर आप उनकी प्रोफाइल पे जा रहे हैं तो आपको पता चल जाता है। ये चीज़ अभी बहुत ज़रूरी है हमें आइडेंटिफाई करना कि ये सैलून या पार्लर के काम से बिल्कुल डिफरेंट है, कि मेडिकल से रिलेटेड फील्ड है। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ, मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है और बहुत सारी चीज़ें मैं एसोसिएट कर सकती हूँ। आजकल बहुत सारे लोग जिनका कोई साइंस बैकग्राउंड नहीं है, वो 1-2 सर्टिफिकेट करके समझ रहे हैं कि वो इसको कैरी कर सकते हैं। आप बहुत ज़रूरी आप अगले से पता करें कि आप सर्टिफाइड हैं कि नहीं। बहुत सारे नॉर्मल सैलून्स में जो है हाइड्रा फेशियल्स और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है लेकिन स्टिल होता है, सब कुछ, क्योंकि वो थोड़ी कम कॉस्ट ले रहे हैं तो लोग वहीं पे जाना प्रेफर भी है ना। हमारे पास आके लोग कहते हैं वहाँ पर तो इतने का ही प्रोसीजर हो रहा है, आप डबल क्यों चार्ज करें? तो आप पहले देखें अगला सर्टिफाइड है कि नहीं। सेकेंडली आप ये देखें कि उसके टूल्स। अच्छा चले हम थोड़ा सा और इजी कर देते हैं। हाइड्रा जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल, सो हाइड्रा की मिनिमम प्राइस जो है अगर कोई आपको ऑफर करता है तो वो क्या होनी चाहिए? अगेन जिस तरह मैं देख रही हूँ पाकिस्तान में तो लोग 1500 से 2000 में भी हाइड्रा ऑफर कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इतने की प्रोडक्ट भी नहीं आती है। तो आप पहले तो ये देखिए कि अगर आपको 2000 का कोई हाइड्रा कर रहा है तो उसमें वो अपने पैसे भी रख रहा है, तो वो आप पे लगा क्या रहा है, ये बेसिक साइंस है। अच्छा कंटिन्यू। टूल्स सैनिटाइज। आईलैश एक्सटेंशन की मैं अगर बात करूँ तो आईलैश एक्सटेंशन के टूल्स क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। एक बेसिक चीज़ है, अगर टूल्स क्लीन नहीं होंगे इन्फेक्शन होगा, और सुवेयर केसेस में लिटरली ब्लाइंडनेस भी हो जाती है आपको। सुवेयर लाइक बहुत एक्सट्रीम केस है क्योंकि नीडल है। इसी तरह अगर आप लिप्स की बात कर रहे हो या चीक टिंट की बात कर रहे हो या आईब्रो माइक्रो ब्लेडिंग की, तो वो ब्लेड्स हैं, वो नीडल्स हैं। ऐसे बंदे के पास है जिसका आपको पता है कि उसको पता है वो क्या कर रहा है, नीडल्स वो अपनी फेंक रहा है कि नहीं। आप तो लेते हैं, आपको क्या पता वो पिछले क्लाइंट की नीडल लगा रहा है।
सबसे पहले आप ये चीज़ें देखें, उसके बाद आता है कि आपको आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिले हैं कि नहीं। अपनी हेल्थ पहले देखें, ब्यूटी बाद में आती है। ओके, वंडरफुल, थैंक यू सो मच फायजा हैदर फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि ईद के बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास आ चुके होंगे, सो यू मेकिंग मनी, बेस्ट ऑफ लक। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें। एक बार फिर आपको सुबह पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। और आज आपको पता है कि 26 जून एंटी नारकोटिक्स डे यानी मंशियात के ख़िलाफ़ दिन जो है वो मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में इसे मनाया जा रहा है ताकि मंशियात की रोकथाम की जाए और इसकी स्मगलिंग को जो है वो नामुमकिन भी किया जा सके। यस, और डेफिनेटली इसी के ऊपर बात करेंगे। ख़वातीन हज़रात, 7 दिसंबर 1987 में ये दिन बनाया गया था और बैनुल-अक़वामी सतह पर जनरल असम्बली में मंजूर किया गया था अक़वाम मुत्तहिदा की, और फिर उसके बाद हर साल इसकी अवेयरनेस पर बात की जाती है, इसकी रोकथाम के तरीक़ाकार में बात की जाती है। इंटरनेशनल कॉपरेशन भी होते हैं, इंटरनेशनल वेंचर्स भी होते हैं। उसी तरीके से पाकिस्तान भी अपना इंटरनेशनली कंट्रीब्यूशन भी कर रहा है और नेशनली अपने बॉर्डर्स पे ख़ासतौर पर इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करना कोई आम बात नहीं है जब आपके इतने नेबर कंट्रीज़ हों और उन कंट्रीज़ में अफगानिस्तान, ईरान जैसे बॉर्डर्स भी शामिल हों, और फिर एरिया आप देखें तो गिलगित से लेकर बहरा अरब तक बहुत बड़ा है। इसमें एंटी नारकोटिक्स फोर्स क्या कर रही है, इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ 2 शख्सियात मौजूद हैं। एक डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल कॉपरेशन हेडक्वार्टर एंटी नारकोटिक्स फोर्स के जनाब सैयद सजील हैदर साहब, और उनके साथ तशरीफ फरमा अगेन डायरेक्टर एंड तर्जुमान एंटी नारकोटिक्स फोर्स एहसानुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? जी बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का वक्त देने के लिए इतने अहम दिन पे। यकीनी तौर पर आज बहुत सारे आप लोगों के काम होंगे। तो सबसे पहले तो एहसान साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त ANF फोर्स क्या क्या कर रही है, ख़ास तौर पर अगर मैं जिक्र करूँ अवेयरनेस को लेकर। जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने इस मौजू को उठाया जो कि हमें ज़रूरत है अवेयरनेस की। डेफिनेटली। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो 2 किस्म की कार्रवाइयाँ एंटी नारकोटिक्स फोर्स कर रही है। नंबर 1 जो है इन्फोर्समेंट के ज़रिए हम मनशियात की रोकथाम कर रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर हमारी आ जाती है अवेयरनेस के हवाले से हम मुख्तलिफ़ किस्म के काम करें ताकि जब लोगों में अवेयरनेस आएगी, शऊर आएगा, तो वो मनशियात से दूर रहेंगे। तो इस हवाले से हम मुख्तलिफ़ किस्म के सेमिनार वक्तन फ़वक्तन मुनक़िद करते रहते हैं। हमारे डायरेक्टर जनरल साहब जो हैं उनका स्पेशल फोकस है इस चीज़ के ऊपर। हम मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाकर वहाँ पर हम लेक्चर डिलीवर करते रहते हैं, सेमिनार करते हैं, टॉक शोज़ होते हैं, हम वॉक करते रहते हैं। आज भी हम इसी सिलसिले में आगाही मुहिम के सिलसिले में हमने F9 पार्क में एक वॉक रखी हुई है शाम को 6 बजे। तो अपने एंड पर जितना मुमकिन हो सकता है मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए हम शऊर लोगों तक पहुंचाते आ रहे हैं। ट्रू बिल्कुल। सजील साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से इन्होंने अवेयरनेस की बात की है, यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जो है अवेयरनेस की बात की है, रोकथाम के लिए क्या इनिशिएटिव्स दिए जा रहे हैं, स्पेशली जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इनके अंदर? देखिए, एंटी नारकोटिक्स फोर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मरकज़ी इदारा है जो मंशियात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ़ नौइयत की कार्रवाइयाँ करता है। सो बीइंग प्रीमियर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ना सिर्फ मंशियात के स्मगलरों को पकड़ती है बल्कि उनके मंशियात की कमाई से बनाए गए असासाजात को भी ज़ब्त करती है, उनकी तफ्तीश करती है, उनको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाती है और उनके ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिव प्रोसिक्यूशन के थ्रू कोशिश करती है कि जो सही क्रिमिनल्स हैं उन्हें सही इंसाफ तक पहुंचाया जाए और उन्हें सज़ाएँ दिलवाई जा सके। बिल्कुल। लाइक पाकिस्तान ने पिछले इंटरनेशनल ड्रग डे से लेकर आज तक 266 टन मंशियात पकड़ी, जो कि एक बहुत बड़ी मकदार है। नो डाउट। मैं आपको यहाँ ये बताने में फ़ख्र महसूस करूँगा कि पाकिस्तान की मंशियात के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ या जो इक़दामात हैं उन्हें इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल लेवल पर एक मिसाली हैसियत से देखा जाता है। UNODC पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल
पाकिस्तान ने दुनिया भर के सीजर्स में से 29% ओपियम और इससे मुतल्लिका ड्रग्स में पाकिस्तान ने हिस्सा डाला। अब पूरी दुनिया के सीजर्स एक तरफ और सिर्फ पाकिस्तान की 29% कंट्रीब्यूशन तकरीबन आलमोस्ट तीसरे हिस्से से थोड़ी कम बनती है। तो इसके अलावा इस साल भी पाकिस्तान ने कई टन मंशियात पकड़ी। सिर्फ एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने इस साल में 5 टन से ज़्यादा सिंथेटिक ड्रग्स पकड़ी हैं, जो आजकल आप अभी बात कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने हेरोइन और मॉर्फिन की 15 टन से ज़्यादा हमने सीज़र किए हैं। तो पूरे पाकिस्तान के जो 266 मेट्रिक टन के इस माली साल के सीज़र्स हैं, उसमें एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कंट्रीब्यूशन 59% है। ओके, और सर हम लोग वापस आते हैं, इसके बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसको शामिल करना और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिविलियंस के आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल से मुतालिक मुकदमे की समाअत है और सिविलियंस के आर्मी एक्ट के तहत समाअत करने वाला 7 रुकनी बेंच तहलील कर दिया गया है और बेंच के रुकन जस्टिस मंसूर अली शाह ने वफाकी हुकूमत के एतराज़ पर खुद को अलग कर दिया। सुप्रीम कोर्ट सिविलियंस के आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत और उसी के हवाले से खबर यह है कि सिविलियंस के आर्मी एक्ट के तहत समाअत करने वाला 7 रुकनी बेंच तहलील हो गया है। बेंच के रुकन जस्टिस मंसूर अली शाह ने वफाकी हुकूमत के एतराज़ पर खुद को अलहदा कर लिया है। वफाकी हुकूमत का बेंच के रुकन जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ था और जस्टिस मंसूर अली शाह दरख्वास्त गुजार रिटायर्ड जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के रिश्ता बरादर हैं। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सिविलियंस के आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल से मुतालिक मुकदमे की समाअत का मामला, जहां पर सिविलियंस के आर्मी एक्ट के तहत समाअत करने वाला 7 रुकनी बेंच तहलील हो गया और बेंच के रुकन जस्टिस मंसूर अली शाह ने वफाकी हुकूमत के एतराज़ पर खुद को अलग किया है। वफाकी हुकूमत का उन पर यह एतराज़ था कि दरख्वास्त गुजार रिटायर्ड जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के रिश्तेदार हैं और इसकी बिना पर उनको अलग कर लेना चाहिए और इसी पर जस्टिस मंसूर अली शाह दरख्वास्त गुजार जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के रिश्तेदार हैं। आपको बता रहे हैं कि सिविलियंस के आर्मी एक्ट के तहत समाअत करने वाला 7 रुकनी बेंच तहलील हो गया। एजाज हुसैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट जानते हैं। जी एजाज। जी ऐसा है कि ये बेंच पहले 9 रुकनी था। 9 रुकनी बेंच में से 2 जजेस अलग हुए। जस्टिस सबसे पहले यह है कि 2 जजेस जब अलग हुए तो उसके बाद ये 7 रुकनी बेंच रह गया। 7 रुकनी बेंच पर जब समाअत शुरू हुई थी तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद आकर पहले पूछा था कि अगर किसी को मुझ पर एतराज़ है तो वो अभी बता दे, क्योंकि एक दफ़ा केस की समाअत शुरू होगी तो फिर एतराज़ जो है वो उस तरह उसकी हैसियत नहीं रहती। लेकिन उस वक्त किसी ने कोई एतराज़ नहीं उठाया। अटॉर्नी जनरल भी वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन आज जब दोबारा 2 दिन के बाद जब इसकी समाअत दोबारा शुरू हुई है और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 7 रुकनी बेंच था और चीफ जस्टिस गुज़श्ता समाअत पर यह कह भी चुके थे कि जो पीर और मंगल ईद से पहले इस मुकदमे को कंक्लूड किया जाएगा। तो आज गवर्नमेंट की तरफ, वफाकी हुकूमत की तरफ से जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ उठाया गया है और ये कहा गया है कि जो इसमें दरख्वास्त गुजार हैं एक साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, वो उनके रिश्तेदार हैं, बड़े क्लोज उनके रिलेटिव हैं, लिहाजा उनका कंडक्ट इससे मुतासर हो सकता है। इसलिए उनको चाहिए कि ख़ुद को इस बेंच से अलग कर लें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो एक बहुत जो है वो दयानतदार और ईमानदार शख्स है और उनकी जो साख है उस पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इस बात का कहा कि उनके कंडक्ट पर कैसे उनका कंडक्ट मुतासर हो सकता है ये वो बाखूबी जानते हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि जब एक मरतबा उनकी ज़ात पर उंगली उठ जाए तो वो दोबारा उस बेंच में का हिस्सा नहीं रहते और आज भी उन्होंने वही किया। गो के जो दरख्वास्त गुजारों के वकला थे उनकी तरफ से बार बार उनसे इस्तदा की गई कि वो इस बेंच में बैठें। ये बुनियादी हकूक़ यानी मफाद आमा का मामला है, ये किसी का ज़ाती केस नहीं है।
लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्योंकि उनकी ज़ात के ऊपर जो है वो एक इतराज़ उठा है, लिहाजा उन्हें अब इस मुकदमे की समाअत नहीं करनी चाहिए। इसके बाद ये बेंच टूट गया और अब यह है कि 11 बजे दोबारा बेंच आएगा और जो अदालती अमला है उन्होंने ये बताया है कि चीफ जस्टिस नया बेंच तश्कील देंगे जो कि 11 बजे आकर मुकदमे की समाअत करेगा। मैं आपको बता दूं थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो है वो भी 9 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जब सबसे पहले ये जो सिविलियंस का आर्मी के तहत ट्रायल के लिए 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था, वो अलग हुए और उनका उस पर एक ख़ासा उन्होंने अपना उसकी वजूहात बयान की थी और ये भी कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है, जो कि कानून है गवर्नमेंट की तरफ से जो पार्लियामेंट ने पास किया था और फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुअत्तल कर दिया था, उस पर अमल दरामद। तो उस पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा का ये एतराज़ था कि इस या तो इस कानून को कलअदम करार दे दिया जाए या फिर इस कानून को वैलिड करार दे दिया जाए। ये जो उसको उस पर मुअत्तल किया गया है, उस पर अमल दरामद को, ये जायज़ नहीं है। और इस वक्त जितने भी बेंचेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका जस्टिस काजी फायज़ ईसा का कहना था कि वो सारे गैर कानूनी और गैर आइनी हैं क्योंकि कानून साजी हो चुकी है, लिहाजा उस कानून साजी जब तक है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। और उनका ये कहना था कि जब तक उसका कोई फ़ैसला नहीं हो जाता मैं उसमें किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। और यही वजह है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो है किसी भी मुकदमे की समाअत नहीं करते। इसी तरह जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं वो सीनियर प्यूनिट जज के बाद दूसरे सीनियर जज हैं, उन्होंने भी फिर ये ख़ुद को बेंच से अलग कर लिया था। और आज फिर जस्टिस मंसूर अली शाह अब 6 रुकनी बेंच देखते हैं किस मुकदमे की समाअत करता है या कितने रुकनी बेंच जो है वो इसके लिए तश्कील दिया जाता है। लेकिन ये मामला आज सरे 9 मुकदमे की समाअत शुरू हो जाएगी क्योंकि जब भी कोई बेंच टूटता है नए सिरे से उसकी बेंच तश्कील देता है, अगर कोई भी जज उसमें नया शामिल होता है तो फिर असर 9 उसकी समाअत शुरू होती है। अगर बेंच यही रहेगा यानी कि 6 रुकनी बेंच रहेगा, यानी कि एक जज को हटा के बाकी 6 रुकनी रहेगा जज, तो उस वक्त शायद जो है ये नए दलाइल की जो है नए सिरे से दलाइल की ज़रूरत पेश ना आए। लेकिन कोई भी जज बीच में शामिल नए सिरे से किया गया तो फिर नए सिरे से समाअत शुरू होगी। जी बहुत शुक्रिया एजाज हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सर बैक टू द पॉइंट। जी नजम, जैसा मैं आपको बता रहा था कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने इस साल 158 मैट्रिक टन मंशियात पकड़े और देखें 1,58,000 किलोग्राम से ज़्यादा। अब इस 158 टन में सिर्फ हशीश की मकदार जो है वो 62 टन से ज़्यादा है। अच्छा सर, ये जो जितनी आपने मुझे मकदार बताई है ये ज़्यादातर स्मगल होकर आ रही थी या यहीं पर जो है वो बन रही? जी ये देखें, पाकिस्तान, जैसे मैं आपको बता रहा था कि दुनिया में पाकिस्तान का किरदार मंशियात की रोकथाम में बड़ा मिसाली है। 2001 से पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर पोस्ट से पाक एक मुल्क है। ओके। यानी पाकिस्तान में किसी किस्म की भी मंशियात ना उगाई जाती हैं और ना बनाई जाती। अच्छा, ये जो अक्सर मोटरवे पे जाते वक्त खास तौर पर नौशहरा के करीब से गुजरते वक्त जो हमें अक्सर लोग इशारा करते हैं, हमें तो पता नहीं है कि पोस्ट नज़र भी कैसी आती है उसकी फील्ड, लेकिन वो कहते हैं कि ये पोस्ट की काश्तकारी हुई है, तो ये पॉसिबल नहीं है? जी नहीं, ऐसे नहीं है। यूनाइटेड नेशंस का एक बेंचमार्क है कि अगर किसी मुल्क में 1000 एकड़ से कम एरिया पर पोस्ट की कल्टीवेशन है तो वो पॉपी फ्री है। पाकिस्तान में अगर कोई 1 ऑड केस ऐसा होता भी है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स तमाम नेशनल स्टेक होल्डर से मिलके पूरा साल इस पे बड़ी मजबूत कार्रवाइयाँ करती है और उसकी हम प्रॉपर एलिमिनेशन करते हैं और उस पर हम कानूनी केस जो है वो प्रोसेस इनिशिएट करते हैं। सर हम ये कह सकते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो है मंशियात फरोख्तों के खिलाफ जो है घेरा तंग किया जा रहा है या मजीद जो है वो स्ट्रिक्ट इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ताकि इस प्रोसेस को जो है वो रोका जा सके? जी यकीनन, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बड़ा खूबसूरत एक क्वेश्चन किया और जो इस वक्त हमें सोसाइटी में मुख्तलिफ लोगों से इस सवाल का सामना करना पड़ता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या स्टूडेंट्स में एंटी नारकोटिक्स फोर्स का क्या किरदार है। तो जो आप बात कर रही हैं कि हमने अपने काम को मज़ीद बेहतर किया, लाइक हमने लेजिस्लेशन में बड़ी इम्प्रूवमेंट किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली वो लोग जो तालीमी इदारों में, हॉस्टलों में या नौजवानों को मंशियात देने में मुलव्वस हैं, उनको सज़ाएं बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा की हैं। तो ये एक बड़ी एक लैंडमार्क अचीवमेंट है पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री में। इसके अलावा
हमने तमाम बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से मिलकर तालीमी इदारों पे फोकस करके स्पेशल कैंपेन्स शुरू किए हैं। ना सिर्फ वो कैंपेन्स महदूद हैं मंशियात के प्रोवाइडर्स को पकड़ने के लिए, बल्कि तलबा में अवेयरनेस रेजिंग के लिए, जैसा एहसान साहब ने अभी जिक्र किया। एहसान साहब, मैं आपकी तरफ ही आने लगूँ, ये मैं जानना चाहूँगा कि सिंथेटिक ड्रग्स का जो जिक्र हुआ उसमें ख़ास तौर पर आजकल पार्टी पिल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, फिर आइस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन चल रही है, फिर MDMA फॉर्म है जो रॉ फॉर्म ऑफ एक्सटेसी डिक्लेयर की जाती है। तो ये सारी सिंथेटिक ड्रग्स ये कहाँ से आ रही हैं सर? क्योंकि हम तो जब भी देखते हैं या जब भी जिक्र होता है तो कहा जाता है कि बाहर से आई हुई हैं, इम्पोर्ट हुई हैं। जी, जहाँ तक सिंथेटिक ड्रग्स का ताल्लुक़ है या बाकी मनशियात का ताल्लुक़ है, तो ये एक अलमिया है कि पाकिस्तान में इस किस्म की कोई ड्रग न पैदा होती है न तैयार की जाती है। ये तो अच्छी बात है। हमारा मुल्क जो है वो जोग्राफियाई लिहाज से इस ऐसे महल वकूफ़ पर मौजूद है कि जहाँ पर ट्रांजिट के तौर पर हमारा मुल्क इस्तेमाल हो रहा है। हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा होता है एग्ज़िट पॉइंट के ऊपर और एंट्री पॉइंट्स के ऊपर, तो वहाँ से हम काफ़ी सीजर्स हमें मिलते हैं। और जितनी सिंथेटिक ड्रग्स की आपने बात की है, आइस हो गई, मेथाम्फेटामाइन हो गई, MDMA हो गई, पार्टी टैबलेट्स हो गए, इन तमाम की जो केमिकल्स हैं या जो जिस कीमियाई तरीके से बनाए जाते हैं उसको एफेड्रीन कहते हैं। तो ये तमाम एफेड्रीन से बनाए जाते हैं और ये स्टिमुलेंट किस्म की ड्रग्स हैं। तो ये इंसान को डोपामाइन जो है वो रिलीज़, इंसान का जब जहन डोपामाइन रिलीज़ करता है तो उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो वो जो मतलब ये है कि गलत किस्म का कंसेप्ट पैदा किया गया है स्टूडेंट्स में, नौजवानान में कि ये वजूद को जो है वो चुस्ती दिलाती है, सुकून दिलाती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। और उसको काउंटर करने के लिए हमने यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन 15,000 के करीब हमारे यूथ एम्बेसडर्स हैं, जो कि हमारे एम्बेसडर्स हैं, हमारे साथ शाना बशाना वो इस फाइट में शरीक हैं और अपने दोस्तों को, अपने कुलीग्स को हमारे बिहाफ पर और अपने तौर पर उनको बता रहे होते हैं कि ये जो नशा है इसके भयानक अंजाम है और ये जो है मौत की तरफ और दलदल की तरफ लेके जाती है। अच्छा, इससे दूर रहें। सजील साहब, एक बात, किसी को भी लेबल नहीं हम लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि सिंथेटिक ड्रग्स इस वक्त शहरों में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और उसमें पढ़ा लिखा तबका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो आपने जिक्र किया वीड का या हम हशीश का जिक्र करें, हमारे जब हम देखते हैं तो अगेन किसी को लेबल करने वाली बात नहीं है, लेकिन डायरेक्टली तौर पर जो सामने आती है चीज़, कहा जाता है कि KP से ये चीज़ आ रही है तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, KP से ये मामला आ रहा है। तो सर वहाँ पर क्या क्या जो है वो काम चल रहा है ANF पे? जी देखिए, पाकिस्तान के तमाम पाकिस्तान की जो हदूद हैं उनमें बड़ी इफ़ेक्टिव किस्म की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ये कॉन्सेप्ट शायद इस तरह से दुरुस्त नहीं है। देखिए, पाकिस्तान 2600 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा हमारा बॉर्डर पड़ोसी मुल्क से है, जो दुनिया में 85% से ज़्यादा मंशियात की पैदावार का ज़िम्मेदार है। अब पिछले साल हमारे पड़ोसी मुल्क में पोस्ट की कल्टीवेशन में 32% इजाफा हुआ जी। 2,33,000 हेक्टर पे वहाँ पे पिछले साल UNODC की रिपोर्ट के मुताबिक पोस्ट काश्त की गई। अब एंटी नारकोटिक्स फोर्स के लिए इसकी वजह से बेशुमार चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो मंशियात जो पाकिस्तान में पैदा नहीं हो रही, उनके स्पिल ओवर इफेक्ट से पाकिस्तान को कैसे बचाया जाए। ना सिर्फ पाकिस्तान की सोसाइटी को कैसे बचाया जाए, बल्कि पाकिस्तान को एज ए फ्रंट लाइन स्टेट उन मंशियात को कैसे बैनुल अक़वामी बाकी डेस्टिनेशन पे पहुंचने से रोका जाए। तो इसके लिए ना सिर्फ एक सूबा में बल्कि पाकिस्तान के हर इलाके में बड़ी इम्पॉर्टेंट किस्म की और बड़ी मरबूत तमाम इदारों से मिलकर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और जिसके असरात आपके सामने हैं कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी इंसदाद मंशियात की कोशिशों में एक लीडर के तौर पर माना जाता है। इससे मैं ये बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि सब अच्छा है, बल्कि ये बात दुरुस्त है, मंशियात एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में एक बहुत अमेरिका बड़ा में आप challenge देखें DEA जितना दुनिया काम भर कर रही है। में बहुत बड़ा चैलेंज है। जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे भी ओवरडोज से बहुत ज़्यादा अमवात वाक़या हो रही हैं। बिल्कुल। एहसान साहब, आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप लोगों ने कहा कि आप कार्रवाइयाँ भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी साइमल्टेनियसली साथ चल रही हैं, अब मज़ीद क्या इक़दाम उठा रहे हैं और क्या आपने मंसूबे बनाए हैं कि मंशियात की रोकथाम के लिए जो है वो बेहतरीन साबित हो सके? जहाँ तक इक़दाम का ताल्लुक़ है तो हमारे इक़दाम ये हैं कि स्मगलिंग को रोकने के साथ साथ हम अवेयरनेस भी लोगों में शऊर भी उजागर कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारा एंटी नारकोटिक्स फोर्स का एक अच्छा प्रोग्राम चल रहा है उसका मैं जिक्र ज़रूर करते चलूँगा कि हमने रिहैब सेंटर्स बनाए हुए हैं, अच्छा। जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट लोगों को इलाज कर रहे हैं। बेसिकली ये लोग जो होते हैं, जो एडिक्ट हो जाते हैं, उससे नफ़रत करने लग जाते हैं लोग, जबकि ऐसा नहीं है। वो बीमार हैं, मरीज़ हैं, वो उनको मरीज़ों की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो हमने 6 रिहैब सेंटर्स बनाए हुए हैं जिनको हम मॉडल MATRC जिनको हम कहते हैं। तो वो 5 जो हैं सिंध में हैं और एक यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में है। अब तक तकरीबन कोई 24,000 के करीब पेशेंट जो हैं हम वो उनकी ट्रीटमेंट कर चुके हैं। और न सिर्फ हम वहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट करते हैं बल्कि उनको हुनर भी सिखाया जाता है कि जब वो वापस आएँ मुआशरे में तो वो एक हुनर के साथ आएँ और अपना कारोबार शुरू करें ताकि अपने फैमिली का सहारा बन सके, ना कि फैमिली वाले उससे तंग हों बल्कि वो फैमिली का सहारा बने। और हम फैमिली से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस किस्म के लोग जो वापस आते हैं तो उन पे स्पेशल नज़र रखनी चाहिए और ताउन करना चाहिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स के साथ, मुआशरे के साथ, कि कहीं वो दोबारा गलत सोसाइटी में या गलत लोगों के साथ तो नहीं उठ बैठ रहा। बिल्कुल, बहुत जी रोशना, यहाँ मैं कुछ इक़दाम का जिक्र करना चाहता हूँ जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स रिसेंटली ले रही है। इसमें एक बहुत अहम कदम है, ना सिर्फ एंटी नारकोटिक्स फोर्स बल्कि पाकिस्तान की बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की इस्तेदाद कार में इजाफ़ा। हमारे डायरेक्टर जनरल जो हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें इंटर एजेंसी टास्क फोर्स का हेड भी बनाया हुआ है। अच्छा। तो एंटी नारकोटिक्स फोर्स बीइंग लीड काउंटर नारकोटिक्स एजेंसी पाकिस्तान की तमाम काउंटर नारकोटिक्स एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो हम बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ऑफिसर्स की भी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं एंटी नारकोटिक्स फोर्स के साथ साथ। इसके अलावा हम पाकिस्तान भर में अपने फुटप्रिंट मज़ीद बढ़ा रहे हैं। हम एक नया फुल फ्लेज रीजनल डायरेक्टरेट इस्टेब्लिश कर रहे हैं गवादर में, जिसका नाम होगा रीजनल डायरेक्टरेट कोस्टल। उसके लिए हम इंतहाई अहम जगहों पे नए थाने बना रहे हैं, जिनमें पसनी में हमने ऑलरेडी बना दिया है, जीवनी में हम एक बनाना चाह रहे हैं और इसमें हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स भी, हमें INL भी सपोर्ट कर रहा है, उरमड़ा में हम बनाना चाह रहे हैं। इसके अलावा उथल में बनाना चाह रहे हैं। हब में ऑलरेडी हमारा एक थाना काम कर रहा है। तो हम ये समझ रहे हैं कि जो मैरीटाइम ट्रैफिकिंग एक उभरता हुआ चैलेंज है, इसको हम इस तरीके से बड़ी आसानी से इस पे काबू पा सकेंगे। मगर मैं यहाँ ये भी बताऊँगा, जैसे मैं पहले अपनी कुछ पाकिस्तान की एफर्ट्स का बता रहा था कि पाकिस्तान ने मैरीटाइम डोमेन में भी बेशुमार कामयाबियां हासिल की हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने बैनुल-अक़वामी पार्टनर्स DEA और AFP के साथ मिलकर दुनिया भर में मुख्तलिफ मुकामात पर बहुत बड़े सीजर्स किए हैं और जिनकी इंटरनेशनल रिकग्निशन बहुत ज़्यादा है। और ये सीजर दर्जनों में हैं जो पाकिस्तान की एंटी नारकोटिक्स फोर्स की इंफॉर्मेशन पे हाई सी में मुख्तलिफ जगहों पे अमल में लाए गए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया एहसान साहब। यकीनी तौर पर आप लोगों का काम जो है। नजम, सिर्फ जाने से पहले एक लाइन हम ये बताना चाह रहे हैं, जैसे आपने हमसे सबसे बड़ा चैलेंज पूछा था। हाँ। तो सबसे बड़ा चैलेंज या हमारा पैगाम आज के दिन के हवाले से ये है जी प्लीज़, कि हमें सोसाइटी के हर सेगमेंट की सपोर्ट चाहिए। ट्रू। एंटी नारकोटिक्स फोर्स अकेला या साथ मीडिया को मिला के इस अफरेद पे काबू नहीं पा सकती। सही कह रहे हैं आप। इसके लिए तमाम गली मोहल्ला, असातिज़ा, तुलबा, यूथ,
उल्मा, पॉलिटिकल लीडर्स, सबको एक पेज पे आना होगा और हर दिन को मंशियात के खिलाफ एक दिन समझ के मनाना होगा। और इसके लिए हम कहते हैं कि वन नेशन वन डेस्टिनेशन एंड दैट इज ड्रग फ्री पाकिस्तान। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आप लोग से मुलाकात करके एंड आई होप कि बहुत सारे नाजरीन को आज ये पता लगा होगा कि कितनी मुश्किलात से ये लोग भी काम कर रहे हैं और लेकिन फिर उसके बावजूद भी ये काम कर रहे हैं ताकि हमारे पाकिस्तान को मंशियात फ्री बनाया जा सके। दुनिया भर में इनकी एफ़र्ट्स को रिकग्नाइज़ किया गया है इंटरनेशनली एजेंसीज़ की तरफ से भी और इंटरनेशनली ख़ासतौर पर UNODC की तरफ से भी। लेकिन हम सबको ये ज़रूरत है, जिस तरीके से सजील साहब ने कहा कि हम सबको ज़रूरत है कि हम लोग आगे बढ़ें और चेक एंड बैलेंस भी रखें अपने बच्चों के ऊपर, अपने इर्द गिर्द दोस्तों के ऊपर, अपने आसपास के माशरे के ऊपर। और ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसकी नफ़ी करें, कभी भी उसको इंकरेजमेंट नहीं देनी चाहिए। कूल लगने की वजह से जो आजकल नशा किया जा रहा है वो एक मकाम ऐसा आता है कि बहुत सारी फैमिलीज इससे सफ़र होते हुए ट्रेंड ना बनाएं इसको। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये फैशन है, ट्रेंड है, ये चीज़ें बिल्कुल ना करें क्योंकि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज वन यूनिट जो है वो हम सबको इस पर मिलकर काम करना चाहिए। एक ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे सुपर पाकिस्तान के साथ। खालिदा ने एक बार थप्पड़ मारा था और मैं सोनिया को मोहरा बनाकर इज्जत के 5 बार थप्पड़ मारूंगा। आप चाहती हैं कि मैं कमजोर पड़ जाऊं? नहीं ना, इसीलिए मैं तुम्हारी शादी की बात करना छोड़। गाड़ी चोरी करवा दी? रात को क्या हुआ? हम सब जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में तवानाई का बहरान है। सो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसमें अपना हक़ अदा करें। और वो किस तरह कर सकते हैं? आप बचत अपनाएं, आप कफ़ायत शायरी को अपनाएं और तवानाई जो है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, इसका कम से कम ज़िया करें और कम से कम इस्तेमाल करें। क्या लेजेंड मौजूद हैं। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। BTV के पास खजाना है, वो किसी के पास नहीं। मैंने कहा कि उसको हम एक डिजिटल स्पेस में OTT प्लेटफॉर्म में लेकर जाएं। एक बार मुस्कुरा दो जब देखा मैंने चांद, ये चांद है पूछने का चेहरा तेरा। BTV फ्लिक्स सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए एक बेशुमार खजाना एंटरटेनमेंट का।
वेलकम बैक। एक बार फिर आप हमारे साथ मौजूद हैं नजम। हम बात कर रहे हैं आज के दिन की अहमियत के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें और भी सामने आ रही है। टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं, बहुत सारे और डिफरेंट टॉपिक्स पे भी बात करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको पता है इतनी इनोवेशन हो रही है कि हम हर चीज़ जो है ना वो डिजिटल करते जा रहे हैं। हर चीज़ जो है वो हमारे एक छोटा सा डब्बा जो हमारे हाथ में ऑल द टाइम होता है, हम उस पर कन्वर्ट करते जा रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ भी है कि आपको बहुत सारी सहूलियात भी जो है वो उसके साथ साथ मिलती जा रही है। डेफिनेटली। और आज हम बात करेंगे पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे शख्स की जिन्होंने एक ऐप बनाई है और ऐप का कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक है। कबाड़ ऐप जो है वो ये है, यस बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही सुना कि कबाड़ का सामान जो है फ़रोख्त करने के लिए ये सारा काम किया गया और इसका मकसद ये है कि हर घर वाले को जो है ना ये पावर दे दी जाए कि उसके जो एक्स्ट्रा सामान पड़ा है वो कैसे उसको अर्न कर सकता है उससे, या कैसे वो रिसाइकिल का प्रोसेस हो सकता है। इसी के ऊपर हमारे पास रिपोर्ट है, पहले रिपोर्ट देखें फिर आपको मिलवाते हैं फवाद पीरज़ादा से। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान फवाद पीरज़ादा ने कबाड़ी के नाम से एक मोबाइल ऐप बनाई है, जिसके ज़रिए माहौल को साफ रखने के लिए लोगों के घरों से कबाड़ उठाकर उनके इवज़ रकम अदा करता है के लिए, और उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमने एक ऐप और एक वेबसाइट बनाई है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके स्केजुअल कर सकते हैं। स्केजुअल में आप ये कर सकते हैं कि अपना नाम, पता और अपना टाइम लिख सकते हैं। फवाद का कहना है कि अपनी ऐप का नाम कबाड़ी रखकर वो इस काम को एक मोतबर पेशा बनाना चाहते हैं। एनवायरमेंट एक्टिविस्ट की इस्लाह अब ये आई होगी, लेकिन मेरे ख्याल में ये कबाड़ी लोग सदियों से एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं और माहौल के लिए ही काम करते हैं। हमारा जो बेसिक पर्परेट हो, आजकल डिजिटलाइजेशन का दौर है और लोगों को बड़ी आसानी हो जाती है अगर आप उनके फिंगरप्रिंट्स पे वो चीज़ें अगर उन्हें। ये कबाड़ी ऐप ना सिर्फ लोगों की जिंदगियों में आसानी पैदा कर रहा है, बल्कि इसकी वजह से लोगों में रिसाइकलिंग की आदत भी बढ़ रही है, जो माहौल की हिफाजत के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। समी खसरो, PTV न्यूज़, पेशावर। क्या बात है। और यही जो है ना वो हमारे पास स्टोरीज मौजूद हैं कि ऐसे जो है ना हमने लोगों को एक्टिव करना है। समी खुसरो ये रिपोर्ट पेश कर रहे थे पेशावर से और हमारे साथ मौजूद हैं फवाद पीरज़ादा। अस्सलाम वालेकुम फवाद, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है फवाद, बहुत अच्छा आइडिया है और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि आपने आगे बढ़ के ये बताया कि एक चीज़ का नाम चेंज करने से उस चीज़ की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ जाती है। एक बिजनेस, कबाड़ का बिजनेस, उसको बहुत अरसे से हम लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन उसमें डिजिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट डाल के आपने उसको 4 चांद लगा दिए। ये आइडिया कैसे आया? आइडिया तो जी बेसिकली ऐसे ही आया कि आजकल जिस तरह आपको पता है, जो भी इन्होंने स्टार्ट में भी कहा था कि जो छोटा डब्बा हर किसी के हाथ में है और तकरीबन सारी चीज़ें उसी के आ गई हैं। जो टेबल पे हमारे कैलकुलेटर पड़ा होता था, लैपटॉप या कंप्यूटर पड़ा होता था, वो सारी चीज़ें हट के उसी चीज़ में आ रही हैं। ठीक है, उस मोबाइल में आती जा रही हैं। तो कमी तो महसूस हो रही थी सोसाइटी में। जिस तरीके से हम देखें, अगर हमको गाड़ी मंगवानी होती है तो हम गाड़ी आराम से अपने मोबाइल से मंगवा सकते हैं। अगर हमको खाना मंगवाना होता है तो हम अपने मोबाइल से मंगवा सकते हैं। इसी तरीके से मैंने सोचा क्यों ना कि एक जो गली में जो वेंडर्स जो आते थे, जिस तरह कबाड़ी हो गए या सब्ज़ी वाले, इस तरह के लोग जो आते थे, और अब जिस तरीके से सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं, नई कॉलोनीज़ बन रही हैं या हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही जा रही हैं, पेशावर के अंदर भी बन रही हैं, तो उसके अंदर ये वेंडर्स अलाउड नहीं होते हैं। और अगर अलाउड भी होते हैं तो वो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर आते हैं, उस टाइम के अंदर घर के अंदर कोई है या नहीं है। तो वहाँ पर ये कमी महसूस हुई कि क्यों ना, हमारे अपने घर में भी इतना कबाड़ जमा हो जाता था और ऊपर से मसला ये होता है कि, बल्कि हर घर का यही मसला होता है कि यार जब इस तरह की चीज़ें घर में जमा हो जाती हैं तो जब अम्मी कहती हैं एक भाई दूसरे को कहता है और दूसरे को कहता है, तो फुटबॉल बना होता है कि कौन लेकर जाएगा कौन। तो वहीं पे सोचा यार क्यों ना इसके बस पैसे भी कमाए जा सकते हैं और कोई ऐसा बंदा हो मोबाइल में घर बैठे आराम से, वो आराम से आपके लिए ले आए वो चीज़ें। तो यहीं से ये आइडिया क्लिक हुआ और फिर इस पर काम स्टार्ट किया। और ठीक है, और आपने ऐप बनवाई या आपकी खुद एक्सपर्टीज़ हैं, क्योंकि आपकी बैकग्राउंड क्या है? जी बिल्कुल, वेबसाइट मैंने खुद बनाई थी और ऐप जो है वो मैंने मिलकर दोस्त के साथ बनाई है, खुद सीखा है यूट्यूब वगैरह से और साथ साथ काम करता गया उसमें। फवाद, ये ऐप किस तरह से काम करती है? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि आपके घर के ऊपर, घर में ही जो है वो आपको ये फैसिलिटी दी जा रही है, यूजुअली हमें बाहर जाना पड़ता है, या आपने जिस तरह से कहा कि सोसाइटीज़ में नहीं अवेलेबल होता, आया आपने कुछ स्पेसिफिक लोग रखे हैं जो आके आपके घर से उठा के लेके जाएंगे, या किस तरीके से ये वर्कआउट कर रही है? मौजूदा जो भी है उसका वर्किंग पैटर्न जो है वो इस तरह है कि आप अब वेबसाइट पे हमारी जाते हैं या ऐप पे हमारी जाते हैं, वहाँ पर आप एक चीज़ स्केजुअल कर देते हैं। स्केजुअल आप अपने टाइम के मुताबिक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अभी यहाँ पर बैठे हुए, आप अभी जॉब पर हैं और आपके घर में सामान पड़ा हुआ है, अगर अभी कबाड़ी आएगा तो आप उसको नहीं दे सकते या उसको नहीं पता कि इस घर में है। आप टाइम फिक्स कर देते हैं कि यार मैं 6 बजे या 7 बजे अपने घर में जाता हूँ, तो आप हमें टाइम बता देते हैं 7 बजे का टाइम है, मेरा नाम फवाद है और ये मेरा मोबाइल नंबर है और ये हमारा एड्रेस है। तो हम पहले कॉल करके आपसे कंफर्म कर लेते हैं और उसके बाद आपके बताए हुए टाइम पर बंदा आता है, आपसे कबाड़ ले लेता है, उसका वेट कर लेता है,
जो भी उसका वजन होता है उसके मुताबिक आपको पैसे देकर वो कबाड़ आपसे लेकर चला जाता है। वाह। और फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं उस कबाड़ से? आप ऑनवर्ड बिजनेस उसका कर रहे हैं जो होता है नॉर्मली इस बिजनेस में, स्क्रैप के बिजनेस में? जी बिल्कुल। अभी जो है मौजूदा वक्त में तो हम लोग जितना भी कबाड़ हमारे पास जमा होता है उसकी हम सॉर्टिंग कर देते हैं। प्लास्टिक की सॉर्टिंग हो जाती है, कलर वाइज हो जाती है, और प्लास्टिक में जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं उसकी सॉर्टिंग हो जाती है, और जो कागज़ होता है, अखबार वगैरह होते हैं, वो सारे अलग हो जाते हैं। और फिर ये हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को दे देते हैं ताकि वो रिस्पॉन्सिबली रिसाइकल हो सकें। और फ्यूचर में हमारा प्लान ये है कि हम इसको खुद भी रिसाइकल करें तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल मान लिया जाएगा। फवाद, क्या रिस्पांस मिला आपको कि आपने जब ये ऐप बनाई, डिफरेंट आपके फ्रेंड्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से, कि क्या ऐप बना लिए? क्या ये था या एवरीबॉडी वाज लाइक वाओ क्या ज़बरदस्त काम किया? बड़ा मिक्स किस्म का रिएक्शन था। और एक तो एक हम लोगों ने बहुत स्टीरियोटाइप्स रखे हुए हैं बहुत सारे नामों के साथ। अगर जिस तरह कबाड़ी का नाम आता है, जिस तरह मेरी ऐप का नाम है, और नाम रखने का पर्पस भी यही था कि यार लोगों को एक तो नाम सुन के एक आपके चेहरे पे हंसी भी आ जाती है, दूसरा आपको पता भी लग जाता है कि ये किस काम के लिए बनी हुई है, तो वो काफ़ी आसानी भी हो जाती है। और लोगों का बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, और बहुत से लोग मजाक भी उड़ाते हैं, कहते हैं कि यार कबाड़ी है, आवाज़ भी लगा देते हैं, जबकि डिफरेंट इंटरव्यूज़ वगैरह तो उसके बाद तो आवाज़ भी लगा देते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता अच्छा है, इसी तरीके से आप स्टीरियोटाइप्स तोड़ते हैं। कोई एक बंदा आगे आके कोई काम करता है और उसके बाद चीज़ें होती हैं। और मकसद यही था कि इस पेशे को एक वाइट कॉलर जॉब बनाया जा सके, क्योंकि एक बहुत अच्छा पेशा है और इसमें अच्छी खासे लोग पैसे कमा सकते हैं। और आजकल जिस तरीके से बेरोजगारी है, लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं, तो मेरे ख्याल इसी तरीके से लोग जॉब क्रिएट भी कर सकते हैं और ख़ुद भी कमा सकते हैं। खुद इनिशिएटिव तो आपने क्या कितनी इन्वेस्टमेंट से आपका काम शुरू हो गया? आपने जिस तरीके से मैं देख रहा था कि आपके पास वो रक्षा जो है वो लोडर भी है उठाने के लिए सामान वगैरह, तो कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी टोटल लगी एक बिज़नेस शुरू करने में? सर इनिशियल में तो मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट, मेरी जो अपनी सेविंग्स थी 4-5 लाख रुपए, वो तो मैंने इन्वेस्ट कर दिए थे। इसमें एक मैंने लोडर लिया था, जगह का खर्चा था, कुछ ऐप बनाने पे, वेबसाइट बनाने पे भी जो खर्चा आया था वो तो हो गया, और अभी भी आहिस्ता आहिस्ता और भी खर्चा होगा। बट वो ये है कि साथ साथ थोड़ा थोड़ा सर्कल अब चल रहा है, साइकिल चलने लग गई है। मतलब कि बिजनेस मॉडल आपको समझ आ गया? बिल्कुल, बिजनेस मॉडल अब समझ आ गया, और आहिस्ता आहिस्ता और भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि एक दूर से आपको एक चीज़ बहुत आसान लगती है, जब आप उस चीज़ में कूदते तो आपको पता लगता है कि समंदर कितना गहरा है या कहाँ तक आपको जाना है। तो ऑन जॉब लर्निंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, हर रोज़ एक नई चीज़ सीखने को मिलती है, हर रोज़ नए इंटरेक्शन होते हैं, नए आइडियाज़ भी आते हैं। हमारे कस्टमर्स भी ऐसे हैं, वो भी हमें फीडबैक देते हैं, वो भी हमें आइडिया देते हैं कि आप इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, ये काम भी आप कर सकते हैं। तो काफ़ी आइडियाज़ वगैरह मिलते रहते हैं। फवाद, आपकी ऐप कहाँ कहाँ पे जो है प्रोसेस कर रही है? क्या एक आध स्पेसिफिक एरिया है या फिर थ्रू आउट द पाकिस्तान जो है कर? अभी तो सिर्फ हम पेशावर में ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्टार्ट किए हुए अभी तकरीबन 3 महीने होने वाले हैं। क्या बात? और हमारा प्लान ये है कि हम इसको एक्सटेंड करें और सिटीज़ तक भी, विद द पैसेज ऑफ टाइम। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद यहाँ पर आने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात रही, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक तो माहौल दोस्त काम कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये कि आपके पास एक डायरेक्शन आपने ले ली है कि अगर जॉब्स क्रिएशन करनी है और आगे वाली जनरेशन को भी स्ट्रॉन्ग करना है, और उसमें एक ऐसा सेक्टर जिसको अरसे से निगलेक्ट किया हुआ था हमने और छोड़ा हुआ था कि ख़ासतौर पे स्क्रैप का बिज़नेस हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते थे इसे, उसको लाकर डिजिटलाइजेशन में लाना, एक तो आम जो घर में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए भी आसानी पैदा की है। तो बहुत अच्छा आप काम करें, विश यू बेस्ट ऑफ लक। एक ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें। सुबह जो जल्दी उठता है वो जिंदगी में कामयाब होता है, और जो राइजिंग पाकिस्तान देखता है उसको पता चलता है कि दुनिया में हो क्या रहा है। और मैं करती हूँ इस शो में नित नई बातें, टॉक शॉप, चिट चैट, मूवीज, ड्रामास, इंफोटेनमेंट और एंटरटेनमेंट से भरपूर। मैं हूँ तौसीक खैर, मैं हूँ फातिमा जदून, और मैं हूँ रुशना जमी, और हम हैं राइजिंग पाकिस्तान। मेरी जानिब से पीटीवी के नए डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है पीटीवी फ्लिक्स
उसको बहुत 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 बेस्ट विशेस। जैसे आपका चैनल तरक्की कर रहा है और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहा है, और मेरी दुआएं हैं कि ये आपका जो डिजिटल का चैनल आया है, प्लेटफॉर्म आया है, ये भी इसी तरीके से तरक्की करे और बहुत अच्छी। हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार और डार्लिंग के साथ हाजिर खिदमत हैं। भाई यही वो बातें हैं जिस पे लोग तुझे प्यार करते हैं। तार बार पल्ले नारा हेरे पालार। अभी तो मेरी सिर्फ मंगनी हुई है, एंगेजमेंट। साडे दिल दा परोना कोई ना, तैनू चूरियां क्यों पा। खिड़खिड़ हंसी दूर उदासी ताया आ गई मासी। होठों पे कभी उनसे मेरा नाम आए। मुझे मुश्किल कभी ऐसे तो न थे। तेरा पैमान तेरा वो बातें तेरी वो फसाने तेरे, फसाने तेरे। एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। हम हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान के कल्चर की, पाकिस्तान की सकाफत की, पाकिस्तान में डिफरेंट खानों की, पाकिस्तान की म्यूज़िक की स्पेशली। तो पाकिस्तान की म्यूज़िक की क्या ही बात है, दुनिया भर में माना जाता है। और म्यूज़िक तो कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़ज़ा है। और आज हम इसी टॉपिक पे बात भी करने वाले हैं और कुछ सुनाने भी वाले हैं। खासतौर पर फ़न कवाली में तबले की अहमियत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तबला नवाज जनाब आज़म हुसैन जोगी साहब। अस्सलाम वालेकुम आज़म भाई, खैरियत से हैं आप? बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आज़म भाई, इससे पहले हम बात के आगाज़ करें उससे पहले आप कुछ सुना दें। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम है। आज़म भाई, कितना अरसा हो गया? सर ये हमारे खून में है। क्या बात है? म्यूज़िक है जो मैं राजस्थानी फैमिली से ताल्लुक़ करता हूँ। अच्छा, क्या बात। खान साहब, मेहंदी हसन साहब, और राजस्थान से हम बिलोंग करते हैं। तो हमारी ज़बान भी म्यूज़िक है, हमारा दूध भी म्यूज़िक है, हमारा खून भी म्यूज़िक है। अरे बहुत खूब, बहुत खूब। क्योंकि जो मेरी ज़ुबान है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वो है राजस्थान। और संगीत भी राजस्थानी ज़ुबान में लिखा हुआ है। हाँ। मारवाड़ी ज़बान है जो हमारी, मारवाड़ी जी, तो उसमें सारा संगीत है, तो उसमें संगीत लिखा गया है। तो कुछ अगर हो जाए ठीक हो गया। क्या सुनाएं आज आप? जो आपका दिल कर रहा है। मैं आपको तबल तरंग सुनाता हूँ थोड़ी सी। वाह वाह। जो 5 तबलों के साथ है। 5 तबलों के साथ, वाह। और ये वो तबल तरंग है जिसे सूफी अज़म में कहा जाता है नौबत। अच्छा। कलंदरी नौबत होती है ये। कलंदरी नौबत। तो ये कलंदरी नौबत पूरा वर्ल्ड बजा रहा है अभी, और सबसे पहले मैं बजा रहा हूँ। सारे मुझे ही फॉलो करते हैं। बिल्कुल। इजाज़त है? जी जी आज़म भाई, इजाज़त।
बहुत खूब, सलामत रहें, सलामत रहें। थैंक यू जी। ये जो है तबला, ये आया कहाँ से, इसका कल्चर कहाँ से है? सर पहले पूरी दुनिया में पखावज होती थी बजाने के लिए। अच्छा। मदरंग होती थी। तो हमारे सूफी थे अमीर खुसरो, उन्होंने उस मदरंग को तोड़कर 2 हिस्सों में उन्होंने ईजाद किया ये तबला। अरे तो ये उनकी ईजाद है। एक राग उन्होंने ईजाद किया जिसका नाम है राग एमन, शाम का राग है। जिस राग में गज़ल हुई है रंजिशे से। यस यस यस। बल्कि मैं जो है ना आज़म भाई, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। हमारे पास वक्त कम है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जो है ना राग एमन पे ही अगर एंड कर दें हमारे शो का। अच्छा, पहले एक थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ। जी जी। हमारी सेक्रेटरी है जो फरीन साहिबा, जी जी, तो उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। लोग विरसा का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। नो डाउट। मैडम हिना है, उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, और वहाँ के लोग विरसा के लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पीटीवी न्यूज़ का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमें प्रमोट आपको करेंगे। बुलाते रहेंगे आज़म भाई। हाँ, और आपने वक्त निकालना है हमारे लिए, और लेकिन आज बस वक्त कम रह गया। जो मेरे टीचर हैं वो जी इजाज़ हुसैन बल्लू साहब हैं, जो ताफो बरादरान से, वो मेरे टीचर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नस्ल के भी टीचर हैं, और उनको मैं सलाम कहता हूँ। सलामत रहें, सलामत रहें। बिस्मिल्लाह करें जी, राग एमन। और आप लोग भी खुश रहें, सलामत रहें। मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़ जी। वो जैसे गज़ल है रंजिशे से ही।